बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए सेकंड ईयर मनोविज्ञान का ही पेपर 2 है और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे और विस्तार से आपको मनोविज्ञान के पेपर 2 के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। अर्थात पेपर 2 से एग्जाम्स में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे उसको बताने के साथ साथ उसके उत्तर को आपको कैसे लिखना है इसको भी बताने का प्रयास रहेगा। तो इसीलिए पहले से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो के अंतर्गत आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। तो इसीलिए कोई किसी भी प्रकार का डाउट बने मत रखिएगा। निर्धारित तरीके से और एक निर्धारित समय में आप अपने अच्छे उत्तर को लिख पाएंगे और उत्तर की शैली क्या होनी चाहिए ये भी आपको बताने का प्रयास। साथ ही साथ अगर कॉपी कैसे लिखते हैं इसकी वीडियो हमारी नहीं देखी तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और इसी प्रकार से जो है सैन्य विज्ञान जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए भी पेपर 2 पेपर 1 का मॉडल पेपर, सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर, शिक्षा शास्त्र का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का और हिंदी लिटरेचर का सभी का मॉडल पेपर अवेलेबल है। आप लोग देख लीजिएगा। और किस सब्जेक्ट का आपको चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। ओके, तो इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की लगभग अवेलेबल है। अब ये मनोविज्ञान का मैं आपको दे दूं, सैन्य विज्ञान हो गया आपका, ये सारे के सारे सब्जेक्ट बड़े जटिल हैं और कहीं ना कहीं पे आप देखते होंगे कि मिलते नहीं होंगे जल्दी आपको। तो इसीलिए जो है आप लोगों के खास डिमांड पर मनोविज्ञान और ये सैन्य विज्ञान, हालांकि चलता कम है, ये बच्चे कम रहते हैं इसके, लेकिन फिर भी मैं समय निकालता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग भी हमारे स्टूडेंट हो। आप के अगर जो है जो भी आप कहोगे अगर मैं वो नहीं करूँगा तो एक प्रकार से आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। आप लोग मेरे सबसे ज़्यादा प्रिय हो। ऐसा नहीं कि आप कम संख्या में देखेंगे इस वीडियो को तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस पर वीडियो ही नहीं बनाऊँ। बिल्कुल आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे उस पे 2 व्यक्ति हों, हमारे 2 छात्र हों या 2 भाई हमारे बहनें हों, सभी के लिए वीडियो बनाने का प्रयास शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा किया जाता रहा है। और यही खास करके आप लोगों को पसंद आता है कि परीक्षा के अंत समय तक आपको किसी न किसी जो है हाल में आपको कुछ ऐसा दे दिया जाता है जिससे आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं और आप अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। आप पिछले 3-4 सालों के रिकॉर्ड को देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों के जो है एक प्रकार से जो अरे रिव्यूअर्स होता है, एक प्रकार से बोलते हैं, जो प्रतिक्रिया होती है वो हमारे चैनल के माध्यम से आप कमेंट में देख सकते हो। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, चूँकि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। साथ देने का मतलब ये कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो आप लोगों ने 2 घंटे या फिर 1.5 घंटे मुझे झेला। झेलने का मतलब ये है कि आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को देखा। किसी का समय, जैसे कि 1 घंटा मैं आपसे ले रहा हूँ, आपका समय बड़ा कीमती है, मेरा भी समय बड़ा कीमती है। लेकिन जब इसी कीमती समय से कोई कीमती कार्य हम लोग कर लेते हैं तो वो बड़ा अच्छा माना जाता है, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे धार्मिक दृष्टि से ही बात करें तो क्यों ना हो। आइए हम बात कर लेते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान के पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 का नाम है आपकी समाज मनोविज्ञान। और समाज मनोविज्ञान आपको पता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको समाज के बारे में जानना होगा, मनोविज्ञान के बारे में। तो वैसे जनरली आपको समाज के बारे में हमने समाजशास्त्र में बताया है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर सुन लीजिए। समाज जो होता है, मैकाइबर और पेज एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है कि समाज जो होता है वो सामाजिक संबंधों का क्या होता है, सामाजिक संबंधों का जाल होता है। और जब भी सामाजिक संबंध क्या होते हैं, यानी कि जो आपके जो सोशल रिलेशन होते हैं, रिलेशनशिप होती है वो क्या होती है। तो जैसे मान लेते हैं आप किसी नाई के यहाँ पर गए, अपना बाल कटवाया, किसी पंडित से गए, पूजा करवाई कोई, किसी क्षत्रिय से गए और कहीं जो है एक प्रकार से किसी से झगड़ा हो रही थी तो उससे आपने पंचायत वगैरह करवा दिया। या आप कहीं पर गए मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहीं पर गए जैसे कि कुम्हार के यहाँ गए, जो है मटका या फिर जो है कुल्हड़ बनवा लिया चाय पीने के लिए। या फिर इसी प्रकार से आप जो है किसी मतलब अलग-अलग जातियों के पास, अलग-अलग धर्म के लोगों के पास, अलग-अलग विचारधारा से जो प्रेरित लोग हैं उनके पास आप जा कर के अपने-अपने कार्य को करवाते हैं। वो आपको जानता है, आप उनको जानते हैं, आपके संबंध उससे जिस तरीके से उसके संबंध भी आपके, यानी पारस्परिक संबंध आप दोनों के बीच में हो गया। अब देखिए आपका संबंध नाई से भी है, पंडित जी से भी है, ठाकुर साहब से भी है और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो जो है किसी हरिजन से भी है और किसी आप देखेंगे तो अन्य जैसे कि किसी यादव से है, किसी मौर्य जी से है, किसी और भी जाति से हो सकता है या इसी प्रकार से अलग-अलग किसी जो है मुस्लिम से किसी का संबंध है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि समाज में एक प्रकार से विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों के लोगों से या विभिन्न पेशेवर लोगों से जिनसे आपका संबंध जो है होते हैं, तो एक प्रकार से एक जाल-सा क्रिएट हो जाता है कि एक नाई भी आपको जानता है, पंडित जी भी जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं अगर एक उदाहरण सिंपल सा लेना चाहूँ, जैसे ये मान लेते हैं आप हो, एक नाई है, एक पंडित जी हैं, एक ये, एक वो, मतलब नाना प्रकार के लोग जो है यहीं पर भ्रमण कर रहे हैं समाज में। अब इनसे भी आपका संबंध, इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी है, इनसे भी। तो एक प्रकार से एक जाल-सा क्रिएट हो जा रहा है मेरे भाई। और यही जाल जो होता है इसी का अध्ययन करता है समाजशास्त्र।
क्योंकि इसी जाल को, पारस्परिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि ये पंडित जी ठाकुर साहब को जानते हो जिनसे आपका परिचय हो या ना जानते हो, लेकिन ठाकुर साहब को आप जानते, पंडित जी को आप जानते, इन दोनों के बीच में आपका पारस्परिक संबंध है। पंडित जी आपको जानते हैं और आप पंडित जी को जानते हैं। ठीक, तो ये पारस्परिक संबंध हुआ और इसी संबंध को समाज कहते हैं। और चूंकि समाज शास्त्र जो होता है समाज का अध्ययन करता है, सोशियस और लोगास, तो जब समाज का अध्ययन समाज शास्त्र करता है और उसी समाज का अध्ययन हमको यहाँ पर मनोविज्ञान के अंतर्गत करना है, तो सोचिए कितना एक प्रकार से बड़ी अच्छी चीज है। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि समाज का जब हम अध्ययन करने बैठते हैं या जो है साइकोलॉजी को उसमें मिक्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि समाज के जो संबंध हैं उन्हीं संबंधों में ही साइकोलॉजी कहीं ना कहीं पे घूमेगी और उसी को हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। एक ओवरव्यू था, तो समाज के जो संबंध हैं यानी समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और उसी संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र होता है। तो उसी समाज से जुड़े हुए मनोविज्ञान के पहलुओं पर हमको यहाँ पर चर्चा करनी है और उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे जनरली, बस इतना। तो सोशल साइकोलॉजी ये पेपर का नाम है। अब आइए हम हल मॉडल पेपर की तरफ बढ़ेंगे। आपको प्रश्न के उत्तर को भी बताने का प्रयास करेंगे। 100% परीक्षा में यही प्रश्न आने की संभावना है। आप लोग इन प्रश्नों को जो है मैं बताऊंगा और इनके उत्तर भी बताऊंगा, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, तो परीक्षा में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आपके बहुत सारे डाउट जो होंगे आपके मन में चल रहे होंगे, सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे। आपका पेपर जो होगा 3 खंडों में बटा हुआ होगा, खंड आ, बा और सा यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। आ से अति लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे आते हैं। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि लघु उत्तरीय जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वो खंड बा से यानी सेक्शन बी से, सेक्शन सी से अर्थात खंड सा से की बात की जाए तो खंड सा से आपकी दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न वहाँ से करने होते हैं, 5 प्रश्न आपको लघु उत्तरीय का और 10 प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय करने होते हैं। इस प्रकार से मॉडल पेपर जो है हमने सेट करा है। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे, 10 लघु उत्तरीय और लगभग 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को अगर टाइम मिलेगा तो मैं देखूंगा, अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप लोग उसको मैनेज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे अगर आप 10 लघु उत्तरीय और 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर जान जाएंगे तो मुश्किल तरीके से मतलब कि बड़े ही अच्छे तरीके से आपको आगे समझने में आसानी होगी। आइए बढ़ते हैं और एक एक प्रश्नों का उत्तर हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमको लिखना है। तो आइए भाई हम समझते हैं। पहला आपका क्या हो गया, पहला प्रश्न आपके समक्ष देखिए, सभी प्रश्न यहाँ से करने होते हैं आपको अति लघु उत्तरीय से। खंड आ के प्रश्न है, 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के जो अंक मिलेंगे आपको एग्जाम्स में वो समान ही मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का जो आपका अंक होगा वो कितना होगा भाई, वो समान होगा और किसी में भी आप देखेंगे कि घटा बढ़ी नहीं होगी। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के सभी प्रश्न समान है। तो आप देखेंगे पहला प्रश्न आपके समक्ष है क्या, पूर्व आग्रह। पूर्व माने क्या होता है, आग्रह माने क्या होता है। पूर्व आग्रह यानी पहले से किसी के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज़ के बारे में पहले से आप अगर कोई धारणा जो होती है अपने मन में फिक्स कर लेते हैं, बना लेते हैं, जनरली उसी को हम पूर्वाग्रह कहते हैं कि व्यक्ति के बारे में। तो पूर्वाग्रह को कैसे लिखना है आपको, पूर्वाग्रह के कई स्रोत होते हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि अज्ञानता के कारण से किसी के मन की भावों को आप जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको पूर्वाग्रह के बारे में बताता हूँ, उसके बाद में पूर्वाग्रह के कुछ स्रोत होते हैं कि कैसे कैसे पूर्वाग्रह जो है बनाया जाता है, व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जो है मिले हुए पहले या फिर उसके बारे में पहले से कोई चीज़ें मतलब मन में फिक्स कर लेता है कि हाँ फलाना ऐसे है, ठीक है, और बिना उससे जाने, बिना ही पहले से उसके मन में कोई धारणा किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के प्रति बना लेना कि हाँ हमें जो है समोसा अच्छा नहीं लगता है। तो भाई समोसा अच्छा नहीं लगता है, एक बार जब आपने खाया तब हो सकता है उसने समोसा अच्छा नहीं बनाया रहा होगा और दोबारा तो आपका खाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो एक बार जैसे कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो एक बार अगर खाओ तो दोबारा एक बार और चेक कर लेना 1-2 साल बाद के में कि हाँ ये आप पसंद आ रहा है कि वही वह बनाए रहा बेकार है, बेकार तो वही खा लेना। तो इसका मतलब ये है कि एक बार धारणा पहले से कोनो चीज़ अगर बना ली जाए तो वही चीज़ होती है। अब मैं आपको इसको आपकी इस भाषा में समझाने का प्रयास कैसे लिखना है इसको बता दूं। ओके, तो लिखना कैसे भाई, लिखना इसको कैसे है, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह के बारे में अगर बात की जाए तो पहले से किसी व्यक्ति के बारे में हो या किसी वस्तु के बारे में कोई जो है धारणा अपने मन में फिक्स कर ली जाती है, उसी धारणा को हम पूर्वाग्रह के नाम से जानते हैं। और ये किसी वस्तु के बारे में भी हो सकती है, किसी व्यक्ति के बारे में भी हो सकती है और किसी भी वस्तु के बारे में आप देखेंगे तो हो सकती है। तो ये खास करके ये धारणा होती है। आइए थोड़ा सा और इसको विस्तार से हम समझने का प्रयास करते हैं।
तो चलिए हम इसको समझते हैं एक एक करके कि आखिरकार ये कैसे होगा। तो देखिए, पहला पूर्वाग्रह जो आपका है, लिखेंगे पूर्वाग्रह के बारे में कि पूर्वाग्रह का सीधा सा तात्पर्य पूर्व निर्धारित क्या होता है, आग्रह से होता है। ये पहली लाइन आप लिखेंगे कि पहले से निर्धारित कोई आग्रह है, उसी से इसका मतलब होता है। एक तात्पर्य सीधा सा या अर्थ आप लिख सकते हैं। तो और आगे आप अगर मेंशन करना चाहें तो आप लिखेंगे कि पूर्वाग्रह जो होता है, क्या लिखेंगे कि जब कोई व्यक्ति हो, जब कोई किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ विशेष प्रकार की विचारों को अपने दिमाग में रख लेता है और उस पर मनन करता है और अथवा चिंतन भी करता है। और आप देखेंगे समाज में इसी प्रकार के क्रियाकलापों को सामाजिक मनोविज्ञान में अगर बात किया तो हम पूर्वाग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसे बिना किसी प्रयोगशाला में परीक्षण किए ही परख लिया जाता है कि हाँ फलाना ऐसे है। तो एक व्यक्ति हैं प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है आगबर्न। और आगबर्न कहते हैं, और सोशियोलॉजिस्ट भी रहे हैं अपने ज़माने के। तो आगबर्न भाई कह रहे हैं कि पूर्वाग्रह जो होता है, उन्होंने कहा, अकबर ने कहा, क्या कहा कि इस पूर्वाग्रह को अपरिपक्व विचारों की संज्ञा जो है बताई है, उन्होंने दी है कि ये अपरिपक्व विचार है। अपरिपक्व माने पूर्ण विचार नहीं है, मतलब कि पूरा अभी परिपक्व नहीं है, ये अपूर्ण विचार की श्रेणी में उन्होंने माना अकबर ने। और इनका मानना ये भी रहा है कि पूर्वाग्रह को प्रमाणित करने का कोई ठोस प्रमाण नहीं होता है, इसीलिए है क्या है, मिथ्या विचारधारा यानी गलत विचारधारा है। ये एक प्रकार से कोई सत्य नहीं होता है। जैसे आपके मन में हमने विचारधारा बना ली कि आप चोर हो, तो क्या आप चोर हो? वो तो आपको पता है ना कि आप चोर हो या कैसे हो। आपको हमने चोरी करते देखा नहीं, लेकिन पहले से ही हम कुछ जो है तथाकथित विचारों के माध्यम से मैंने आपको कह दिया कि हाँ वो व्यक्ति चोर है, उसको नहीं पूछते हैं अपने यहाँ पर, नहीं कुछ चुरा लेगा, ठीक। तो ये चीज़ हो गई पूर्वाग्रह। समझ में आ गई बातें। पूर्वाग्रह के स्रोत कभी कभी एग्जाम से पूछा था, तो क्या लिखेंगे आप पूर्वाग्रह स्रोत के बारे में? पहला स्रोत पूर्वाग्रह का क्या हो सकता है आपका? अज्ञानता। अज्ञानता होती किसी वस्तु किसी व्यक्ति के बारे में तो पूर्वाग्रह बन जाता है। दूसरी बात क्या होती है आपकी? अचेतन, यानी किसी के प्रति आप अचेतन है, यानी उसके बारे में नहीं जानते, तो ठीक है। तीसरी बात होती है कि समाज में प्रचलित कुछ रूढ़ियाँ होती, कुछ विचार होते हैं, उनके द्वारा भी आप कहीं ना कहीं पे उसी विचारों के प्रति आप झुक जाते हो और अपने मन में वही आग्रह बना लेते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे ही है, ठीक। कि मान लेते हैं जैसे कि अब कोई चीज़ हो रही है, अब इसमें हो रहा है कि जैसे कि आपने कहा कि नहीं ये अगर करेंगे, जैसे कि अब गांव वगैरह में कभी कभी शादी होती है तो उसमें देखेंगे बड़ा बहस चलता है। होगा क्या कि जब शादी देखने जाएंगे लड़का लड़की, तो उसमें पहले जो है शादी वगैरह जब देख लेंगे, उसके बाद में कहेंगे कि हमारे में जो है बेड नहीं, मतलब कि छाजत है। तो यह इसका मतलब ये है कि जैसे अवधी भाषा में हमारे यहाँ पर यही होता है कि कहेंगे हमारे यहाँ बेड नहीं छाजत, कोनो कहेंगे कि हमारे यहाँ डाले नहीं होता है। तो मतलब इससे क्या होगा कि थोड़ा सा उसका खर्चा भी बचेगा, और कोई पुराने ज़माने में उसके परदादा या बाप दादा ने ऐसा किया होगा तो उसका कुछ गलत हुआ है, अनभल हुआ है, इसीलिए अब वहाँ से बंद हो गया कि हाँ बेड नहीं देंगे लड़की के ब्याह में, ठीक है। और इसी प्रकार से होगा कि इसे लड़का की शादी में डाल नहीं गया तो इससे क्या होगा कि बचत भी हो गई 1-2 लाख रुपए की, कि हाँ गहना वहना जो बनवाना था नहीं बनवाना पड़ेगा, और वही से भेज दो अब। तो ये होता है। तो ये एक प्रकार से क्या है, कहीं न कहीं पे ये जो एक बार हो चुका है तो उसी विचार को लेकर के आपके दिमाग में एक धारणा बन चुकी है कि वैसे होगा, अगर फलाने के उसमें ऐसा हुआ था, अगर मैं भी करूँगा तो ऐसा होगा। तो पूरी की पूरी पट्टीदरी क्या करेगी, डाल वगैरह नहीं ले जाएगी। तो ये होता है आपका। तो इसी प्रकार से तो ये समाज में जो प्रचलित रूढ़ियाँ होती हैं उनके कारण से। चौथी बात होती है पौराणिक कथाएँ। कुछ ऐसी पौराणिक कथाएँ होती हैं हर एक धर्म में, जिनके माध्यम से आपको कुछ कार्यों के लिए रोक लगाता है कि हाँ मंगर बुध उत्तर दिशा काला, कि मंगर और बुध के दिन अगर आप उत्तर की दिशा में जाते हैं तो एक प्रकार से दिशा शूल माना जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे अलग अलग धर्म में कि हाँ ये करो, किसी में अगर मदिरा सेवन करो तो दिक्कत है, किसी में मांस खाओ तो दिक्कत। तो इस प्रकार से या अलग अलग तरीके से अलग अलग धर्म में बताया जाता है कि हाँ ये मत करो वो मत करो। तो ये चीज़ होती है आपकी कहीं ना कहीं पे, ये भी पौराणिक कथाओं के द्वारा, पौराणिक जो प्रथाएं हैं जो कथाएं हैं उनके माध्यम से आपके जो है मन में पूर्वाग्रह की स्थिति आती है कि हाँ ये व्यक्ति, मतलब उसमें ऐसा बताया गया था इस पर्टिकुलर वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, तो उसी प्रकार से होगा। पांचवी चीज़ होती है आपकी प्राचीन काल की परंपराएं होती हैं वो, ठीक। और प्राचीन कालीन परंपराएं भी जो आपके बाप दादा करते आ रहे हैं उसी प्रकार से आप भी करते जा रहे हो, तो ये चीज़। छठवीं है आपकी अंधविश्वास। कुछ अंधविश्वास भी होता है, जैसे कि आप देखेंगे कि गांव वगैरह में कभी कभी होता है कि किसी को चुड़ैल जो है पकड़ ली है, किसी को भूत जो है पकड़ लिया है,
और या फिर इसी प्रकार से अन्य प्रकार की बातें। हालाँकि ये सब आत्माएँ होती हैं, लेकिन अब ऐसा जिस तरीके से लोग नाटक करते हैं कभी-कभी, वो बिल्कुल भी कहीं न कहीं पे लगता है कि हाँ, ये अंधविश्वास है, ये झूठे कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ है। तो कहीं न कहीं पे मैं किसी भावना को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, ना किसी धर्म की कूट कर रहा हूँ। चूँकि ऐसा नहीं है, ये बात आप लोग जो है मत सोचिएगा, उसके लिए माफ़ी चाहें किसी की भावना को अगर ठेस पहुँचा हो। लेकिन फिर भी आपको समझाने का प्रयास था, तो उसी को हमने उदाहरण लिया, तो इसीलिए माफ़ी चाहेंगे, ओके? आगे समझते हैं भाई। देखिए, थोड़ा-सा टाइम लगेगा और आपको विस्तार से एक मुद्दा समझ में आ गया। पूर्वाग्रह के बारे में कौनो प्रश्न आपसे पूछा जाए, चाहे लघु उत्तरीय, चाहे दीर्घ उत्तरीय, चाहे अति लघु उत्तरीय, तो आप बड़े आसानी से उसको समझा दोगे कि हाँ भैया, यही है पूर्वाग्रह। और अपने विचारों में बताइए, देहाती भाषा में, देसी भाषा में, मतलब कि उदाहरण दो कि लगे कि हाँ, एग्जामिनर को कि खुद ही लिखा है लड़कवा ने। तो ऐसे लिखने का प्रयास करो आप, ठीक है? ज़्यादा वो माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। एक आध दो विद्वानों के कोटेशन पता हो, अगर नहीं पता है तो झूठे इन्वर्टेड कामा में ऐसे लिख दो कि हाँ, जो है फलाने के अनुसार। एक दो विद्वान का नाम पता हो, लगे कि हाँ वही व्यक्ति ऐसा कह सकता है, उनकी विचारधारा पढ़ लो किसी विद्वान की। उसके बाद में उसी तरीके से अपनी भाषा में थोड़ा सा बना करके, थोड़ा जटिल भाषा का, जब विद्वानों के अनुसार लिखो, थोड़ा सा लगे कि हाँ ये जो है अनुवादिक शैली में लिखा हुआ है। यानी कि चूंकि जब विद्वान लिखते हैं बड़े वर्ग के, जैसे बड़े बड़े जो विद्वान है, वो जब लिखते हैं तो क्या करते हैं भाई, वो अंग्रेजी में लिखते हैं तो हिंदी में उसका रूपांतरण होता है। तो होता क्या है कि हिंदी में जब रूपांतरण होता है तो वो जटिल शब्द हो जाता है। हिंदी में होता है कि बहुत ज़्यादा भक-भक अड्डा, कभी रेलवे स्टेशन का नाम आप देखेंगे, तो ये चीज़ है अलग-अलग तरीके से। तो पूर्वाग्रह के बारे में आप कोई भी प्रश्न आएगा तो आप कर लेंगे निश्चित तौर पर, ये मेरा पूर्ण अनुमान है। आई होप। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र। समाज मनोविज्ञान है क्या, सबसे पहले ये आपको बता दूं। तो सामाजिक मनोविज्ञान अगर आपको लिखना पड़ेगी कि क्या है, तो आप लिखेंगे कि सामाजिक मनोविज्ञान उन दशाओं को जानने का प्रयास करता है जिसके कारण क्या होता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसकी स्वावृत्तियां माने वृत्तियां माने होता है उसके द्वारा जो की गई की चीजें हैं, और स्व माने खुद की। तो वो खुद किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, या क्या सोच रहा है, किसी के बारे में कैसा कर रहा है, उसकी शैली क्या, तो ये सब वही वृत्तियाँ होती हैं। जो मन की बातें हों वही वृत्तियाँ होती हैं, ठीक है? मनोवृत्ति हो गई, स्वावृत्ति हो गई, अभिवृत्ति हो गई, ये सब। तो समझ में आ रही बातें? तो समाज मनोविज्ञान उन दशाओं को जानने का प्रयास करता है जिसके कारण किसी व्यक्ति का व्यवहार तथा स्वावृत्तियां अन्य लोगों के व्यवहार तथा स्वावृत्तियों से प्रभावित होती हैं। तो किसी कारण क्या होता है, एक दशाओं को जानने का प्रयास करता है सामाजिक मनोविज्ञान, जिसके कारण होता क्या है कि किसी व्यक्ति का जो व्यवहार है या उसकी जो स्वावृत्तियां हैं, वो अन्य लोगों के व्यवहार तथा स्वावृत्तियों से प्रभावित होती हैं। वही अध्ययन करता है सामाजिक मनोविज्ञान। समझ में आ गई बातें? एक व्यक्ति है शेरिफ और शेरिफ। तो शेरिफ एवं शेरिफ कहते हैं, शेरिफ और शेरिफ क्या कहते हैं, इनके अनुसार इन्होंने कहा सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए, समाज मनोविज्ञान की परिभाषा को देते हुए, कि सामाजिक उद्दीपक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में व्यक्ति के अनुभव एवं व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान है। अब बस यही बताया इन्होंने और कुछ नहीं बताया कि उद्दीपक परिस्थितियों में, पृष्ठभूमि में, किसके, सामाजिक उद्दीपक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में व्यक्ति के अनुभव जो है, उनके जो व्यवहार हैं, उन्हीं का अगर वैज्ञानिक पद्धति से हम अध्ययन करते हैं तो वही सामाजिक मनोविज्ञान है, सिंपली। अब पूछा क्या गया एग्जाम्स में आपसे, अच्छा देखिए, आपको एग्जाम्स में ऐसे लिख के समाज मनोविज्ञान लिख करके छोड़ देगा, और उसका आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आप उसकी परिभाषा ही बता देंगे जो हमने बताया है, और एक आध दो क्षेत्र भी अगर बताना चाहे तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें नहीं बताएंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 50 शब्दों में लिखना होता है। अब देखिए, समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र भी, मैं कहने का मतलब ये है कि मैं एक प्रश्न के माध्यम से आपको 2-3 प्रश्न बता दे रहा हूँ, ताकि आपको लघु उत्तरीय पूछा जाए, दीर्घ उत्तरीय पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए बता देंगे। तो समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, पहला क्षेत्र आप लिखेंगे व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करता। सबसे पहली बात क्या, व्यक्ति के जो सामाजिक व्यवहार है उसकी व्याख्या करता है कौन, समाज मनोविज्ञान। दूसरा क्या करता है ये, बालक के सामाजिकरण की व्याख्या करता है, यानी कि बालक का सामाजिकरण, यानी बाल्यावस्था, शैशवावस्था से लेकर के, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक उसका कैसे कैसे सामाजिकरण हो रहा है उसके बारे में बताता है। वहीं तीसरी चीज़ है कि सांस्कृतिक कारकों का भी मूल्यांकन करता है समाज मनोविज्ञान। चौथा इसका अध्ययन क्षेत्र कहाँ तक है आपका, व्यक्तिक और समूह, यानी कि जो व्यक्तिक जो भिन्नता होती है उसका भी अध्ययन कहीं ना कहीं पे करता है, और सामूहिक जो भिन्नता होती है, समूह में कैसे भिन्नता है उसके बारे में भी अध्ययन करता है, ठीक।
व्यक्ति भिन्नता क्या होती है कि व्यक्ति के विचारों में भिन्नता होती है। आज तुम्हार मन की वृत्ति दूसरी है, हमारे मन की वृत्ति दूसरी है, कौन दूसरे तरीके से सोच रहा है। तो दुनिया में हर एक प्राणी जो है अपने आप में क्या है, यूनिक है, कहते नहीं आप लोग। तो यूनिक माने इकाई, मतलब वो अपने हिसाब से सोच रहा है, अलग अलग सोच रहा है, तो वही होता है यूनिक, और कुछ होता नहीं यूनिक। ठीक है, तो ये चीज़ है। पांचवा अध्ययन क्षेत्र कौन सा है भाई इसका? पांचवा है कि सामूहिक प्रकर्मों का अध्ययन करता है। किसका? सामूहिक जो प्रकर्म कोई किए जाते हैं तो उन सभी का अध्ययन करता है। छठवें क्या होता है भाई? सामूहिक व्यवहारों का भी अध्ययन करता है। सातवां क्या? अभिवृत्तियां जो होती हैं उन सभी का अध्ययन करता है। आठवां क्या? सामाजिक जो व्याधिकी होती है उसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत क्या आता है। नौवां पर्याट का भी अध्ययन किया था। और 10वां जो है आपका राजनीतिक जो उपयोगिताएं होती हैं उन सभी का भी अध्ययन समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत किया था। तो ये सब उसके क्षेत्र में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं और इन मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा प्रश्न आपके समक्ष है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति क्या है भाई? जब हम मनोवृत्ति की बात करते हैं मेरे भाई, मनोवृत्ति की अगर हम बात करें तो मनोवृत्ति जो होती है व्यक्ति के मन की एक विशिष्ट प्रकार की दशा सी होती है। क्या होती है? व्यक्ति के मन की एक विशिष्ट दशा होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा वह समाज की जो विभिन्न परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों, जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं, जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों, इन सभी के प्रति अपने विचार या अपने मनोभाव जो होते हैं उनको प्रकट करता है। तो ये होता है एक प्रकार से मनोवृत्तियाँ, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, या किसी के जो है आंतरिक भाव के प्रति किस प्रकार से आपकी वृत्ति, आपके मनोभाव हैं, वही होती है ये वृत्ति। तो समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत बातें आपकी। मनोवृत्ति क्या है? अगर आपसे एग्जाम से पूछा जाए तो आप बता लेंगे ना? बिल्कुल बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। तो मनोवृत्ति क्या होती है आपके समझ में आ गई। जब हम क्या करते हैं, मनोवृत्ति व्यक्ति के मन की एक विशिष्ट दशा होती है, जिसके उस दशा के द्वारा, यानी जो विशिष्ट दशा होती है उस दशा के द्वारा कोई व्यक्ति जो होता है वो समाज की जो विभिन्न परिस्थितियां होती हैं, विभिन्न वस्तुएं होती हैं, विभिन्न व्यक्ति होते हैं, उनके प्रति अपने विचार जो होता है मन में उसके, जो उसके मनोभाव होते हैं उसको बाहर निकालता है, यानी प्रकट करता है, वही मनोवृत्ति होती है। जैसे कि बात की जाए, जैसे कि क्या बात की जाए भाई, तो जैसे क्या होती भाई, जैसे एक माता है, माता पिता जो होते हैं वो अपनी जब सयानी बेटी को देखते हैं कि हाँ बेटी बड़ी हो गई है, तो उसके बारे में एक निश्चित मनोभाव रखते हैं कि हाँ बेटी शादी के लायक हो गई, अब इसकी शादी करनी चाहिए। तो एक प्रकार से वो मनोभाव कहीं ना कहीं पे है कि उस बेटी के प्रति उसके जो है माता पिता के मनोभाव क्या है, और उसी मनोभाव को जब प्रकट किया जाता है तो वही कहीं ना कहीं पे क्या होती है, मनोवृत्ति। या प्रकट भी नहीं करते तो वो भी मनोवृत्ति होती है जो मन में चल रही होती है, लेकिन जब उसको प्रकट किया जाता है तो ज़्यादा बेटर तरीके से उसको डिफाइन कर पाते हैं। तो मनोवृत्ति है। थ्रस्टन एक व्यक्ति हैं और मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं थ्रस्टन कि किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के पक्ष या विपक्ष में धनात्मक या ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव या जो है निगेटिव जो भाव होते हैं, यानी कि जो इमोशंस होते हैं उनकी तीव्रता को ही हम क्या कहते हैं, मनोवृत्ति कहते हैं। ये थ्रस्टन महोदय कहते हैं। मनोवृत्ति तो आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या समाज जो है मितीय विधि, समाज मितीय विधि क्या होती है? एक जो है मोरेना करके, तो जो है मोरेनो कहते हैं इसके बारे में कि यह एक ऐसी विधि होती है। कौन सी विधि? समाज मितीय विधि, यानी समाज के बारे में मापना। एक प्रकार से मैं समझा दे रहा हूँ अभी आपको। सबसे पहले इनके विद्वानों के कथन को सुन लीजिए, उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो मोरेनो कहते हैं कि यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा समूह में जो होता है सदस्यों के बीच की दूरी, उनकी स्वीकृति एवं उनका जो विकर्षण है उसका मापन करके सामाजिक परिस्थिति, संरचना तथा विकास की जांच या फिर उसका वर्णन करना या मूल्यांकन करना, यही सब किया जाता है इसके अंतर्गत। ये मोरेनो कहते हैं। जबकि सिकार्ड और बैकमैन आए कहे कि भाई आपने जो परिभाषा दी थोड़ा सा समझ से परे थी, इसलिए हम दोनों मिलकर के एक परिभाषा देंगे इसकी, समाज मितीय विधि की। तो उन्होंने कहा, मोरेनो ने, कि हाँ ठीक है भाई आप दे दो, आप बड़े विद्वान हो, दो लोग हो भाई, जहाँ दो लागे हुआ कहाँ कहते हैं कि दही लागे, तो वही चीज़ है। तो कहा ठीक है भाई बता दो आप। तो कहा अच्छा रुको परिभाषा मैं बता दे रहा हूँ। तो सिकार्ड और बैकमैन कहते हैं कि समूह के सदस्यों में अन्य सदस्यों के साथ, क्या? समूह के सदस्यों में अन्य सदस्यों के साथ होने या सहयोग करने के संबंध में उनकी वरीयताओं के बारे में, वरीयता माने स्टेप अप, यानी कि एक तरीके से बोले तो स्तरीकरण। अगर स्तरीकरण भी आपके समझ में ना आया हो, समाजशास्त्रीय शब्द है, तो अगर हम इसको और सरल भाषा बोले कि जैसे कि एक स्तर फिक्स करें कि हाँ कौन स्तर से छोटा, बड़ा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर बहुत बड़ा, तो इस प्रकार से ये स्तर होगा कि कौनों का पद थोड़ा छोटा है, कौनों का और बड़ा है, कौनों का और बड़ा, इस प्रकार से।
तो ये कहीं ना कहीं पे वरीयताओं के बारे में मात्रात्मक प्रदत्त जो है प्राप्त करता है। प्रदत्त माने होता है मिलता है हमको, प्राप्त करने की विधि होती है क्या, समाजशास्त्रीय मितीय अध्ययन जो है इसी को हम कहते हैं। खास करके अगर बताना चाहे मैं आपको थोड़ा सरल भाषा में, तो जैसे क्या हुआ कि कोई समूह है, कोई सदस्य है, मतलब समूह है कोई, उस समूह के सदस्यों के बारे में अगर हमको जानकारी प्राप्त करनी है, उनके बारे में अगर हमको चीज़ें प्राप्त करनी, कौन सहयोग कर रहा है, कौन संघर्ष कर रहा है, किसके बीच में क्या संबंध चल रहे हैं, तो उन संबंधों को हम एक जो है एक क्रमिक तरीके से, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 इस प्रकार से सेट करना, एक प्रकार से बोले तो उसी के मात्रात्मक जो डाटा हमको मिलता है, मात्रात्मक माने यानी कि जो मात्रा, समझ रहे हैं ना, क्वांटिटी जिसको आप कहते हैं, तो उस प्रकार से जब हमको कोई चीज़ मिलती है तो उसी एक प्रकार से जो हमको मिलता है, यानी कि जो हम मात्रात्मक जानकारी इकट्ठा करते हैं, उस किस विधि से इकट्ठा करते हैं, तो समाज मितीय विधि से ही इकट्ठा करते हैं, तो वो समाज मितीय विधि होती है। ठीक, अगला प्रश्न आपके समक्ष, अगला प्रश्न आपके समक्ष कौन सा है, पांचवा, कि नेता या नेतृत्व क्या है। नेता या नेतृत्व क्या है भाई, नेतृत्व करने वाले को नेता कहा जाता है, और वह बड़े जन समुदाय की भावनाओं को प्रभावित करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नेता कहते हैं। जो कि बड़े जन समुदाय की भावनाओं को प्रभावित करता हो, जो झूठ बोलता हो, या फिर जो बड़े बड़े वादे करता हो उसको निभाता ना हो, ऐसा कुछ लिखेंगे क्या, एक बच्चे ने लिखा था। तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कड़ी आलोचना करनी तो करिए, आपके ऊपर जो बीता है नेताओं के प्रति लेकर के खूब लिखिएगा कापी में, कुछ कोई होता नहीं आपके ऊपर कोई केस वोस नहीं करेगा, परेशान मत होइएगा उसको लेकर के। जो सच्चाई है उसको बोलने में कोई, अनुच्छेद 19 का ये तुरंत बता दीजिएगा, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, वाक्यों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान मौलिक अधिकार है आपका बोलना। ठीक, चलिए, तो हाँ, तो नेता जो होता है, नेता, नेता समझ रहे हैं ना, इसके कई लक्षण होते हैं, कुछ सामान्य गुण होते हैं, नेता कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले नेता की परिभाषा मैं आपको बता दूं, उसके बाद में तमाम सारी चीज़ें आपको बता दूं, ताकि नेता के बारे में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप बता देंगे। और 100% बता रहा हूँ, नेता, मनोवृत्ति, समाज मितीय विधि और समाज मनोविज्ञान और पूर्वाग्रह, इन सभी से जितने प्रश्न दे रखे हैं सबसे प्रश्न आएंगे एग्जाम से, चाहे लघुत्तरीय, चाहे लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, सब आएंगे। आप परेशान ना हो, बस इतना देख करके अगर जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप पास हो जाओगे, और लिखिएगा खूब दबा करके। ठीक, तो देखिए भाई, नेता क्या होता है, सबसे पहले एक व्यक्ति है लिंडग्रेन। लिंडग्रेन महोदय कहते हैं कि नेता जो होता है समूह का वह सदस्य होता है जो अन्य लोगों से प्रभावित होने की अपेक्षा अपनी इच्छाओं के अनुसार व्यवहार करने हेतु उन्हें अधिक प्रभावित करता है, तो वो नेता होता है। एक व्यक्ति है रॉबिन और रूबिन, ये मिलकर के कहते हैं कि किसी समूह में विशिष्ट स्थिति प्राप्त व्यक्ति नेता कहा जाता है। कोई समूह है तो उसमें जो विशिष्ट व्यक्ति, जो बड़ा व्यक्ति, यानी कि जो सभी लोगों को प्रभावित करता है अपने विचारों से, वो नेता होता है। वह अपनी भूमिका के अनुरूप अन्यों के व्यवहारों को प्रभावित करता है, तथा समूह में क्या करता है, समूह को अपना अस्तित्व बनाए रखने और लक्ष्य के लिए संयोजित व निर्देशित भी करता रहता है। तो ये नेता के गुण होते हैं। नेता के बारे में जो है रॉबिन और रूबिन महोदय ने बताया। अब मैं आपको नेता के कुछ सामान्य गुण आपको बता दे रहा हूँ। नेता के सामान्य गुण क्या क्या होते हैं। तो पहला गुण नेता का क्या होता है कि मानसिक योग्यता इसकी ठीक ठाक होनी चाहिए नेता की। ओके, मैं ऐसा लगा कि बीच में मेरे को बोलना कुछ और था, बोल कुछ और दिया। 3 इडियट मूवी देखी होगी तो पता होगा आपको। दूसरी चीज़ क्या है, वाचिक योग्यता। वाचिक योग्यता यानी कि वो उसके पास शब्दों का माया जाल होना चाहिए कि किस प्रकार के शब्द कहाँ पर यूज करने। जैसे मोदी जी को खूब पता है इस बारे में कि जौने एरियम जाएंगे उसी भाषा पहले 2-4 शब्द बोल देंगे, सीख लेंगे पहले से। क्यों, मोदी जी जानकार भी हैं वैसे, तो बोल देते हैं जा करके। तीसरी बात क्या है, पहल करना। चौथी बात क्या, सदस्यता। तो ये सब कहीं ना कहीं पे होनी चाहिए। और पांचवी इसके लक्षण नेता की क्या होती है, प्रतिनिधित्व करने की क्षमता, मतलब होती है इसके अंदर प्रतिनिधित्व करने की क्षमता होनी चाहिए। संगठन बनाने की क्षमता होनी चाहिए, संगठन होना चाहिए। सातवीं चीज़ क्या है इसका जो है सामान्य गुण नेता का, कि विचार विनिमय एक प्रकार से करने का एक प्रकार से जरिया है। विचार विनिमय, विचार माने होता है विचार, विनिमय माने होता है आदान प्रदान करना। ठीक है। आठवीं चीज़ क्या है आपकी, ऐसे आठवां गुण इसका होता है आत्मविश्वास नेता का होना चाहिए। कभी भी चाहे उसके ऊपर जनता कुछ भी बोले, इधर उधर बात करे, उसकी बात सुने या ना सुने, आपको बस स्पीच में अपने इतना ज़्यादा जो है उत्कर्ष उत्सुकता लानी या फिर प्रभाव लाना, ताकि उससे क्या हो, प्रभावित हो जितने भी लोग सुन रहे हो। तो ये चीज़ है। और शारीरिक विशेषताएं भी नेता के अंतर्गत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नेता जो है एकदम से जो है झुका टाइप का हो, बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो। आप देखिए दुबला पतला नेता ज़्यादा नहीं होते, सब मोटे नेता होते हैं सक्सेस। चलिए,
तो ये नेता के कुछ क्या हो गए भाई, नेता के कुछ आपके लक्षण हो गए। नेतृत्व के कई प्रकार हैं। एक व्यक्ति है बोगाडर्स, बोगाडर्स महोदय कहते हैं। बोगाडर्स महोदय नेतृत्व के प्रकार को बताते हैं। पहला प्रकार उन्होंने बताया नेतृत्व का कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नेतृत्व। ओके, नेतृत्व के कई प्रकार होते हैं और नेतृत्व करने के जो है कुछ सामान्य विशेषताएं पूछे तो जो हमने ऊपर बताए हैं 9 विशेषताएं, उसको भी लिख दीजिएगा, वो विशेषताएं ही हैं। नेतृत्व की पूछे तो, नेता की पूछे तो। ओके, तो अब नेतृत्व के प्रकार अगर पूछे तो पहला प्रकार क्या होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नेतृत्व। दूसरा क्या, सापेक्ष या फिर वैज्ञानिक नेतृत्व। तीसरा नेतृत्व क्या होता है, जो है आपका सामाजिक या आदिवासी या फिर मानसिक नेतृत्व। चौथा क्या आप लिख सकते हो, स्वेच्छाचारी, पैतृक या फिर प्रजातांत्रिक नेतृत्व। और पांचवा क्या होता है आपका नेतृत्व में, जो है नेतृत्व विशेषज्ञ होते हैं कुछ, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें हमने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, परोपकारिता। तो नेता क्या होता है, नेतृत्व क्या होता है, हमने आपको बता दिया, समझ में आ गई बातें दोनों। ठीक है, नेता क्या होता है, नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको नेता कहते हैं। और एक बड़े जन समुदाय की भावनाओं को प्रभावित करना एक प्रकार से क्या होता है, उसी को नेता करता है। और जो नेता करता है उसी को नेतृत्व कहते हैं। नेता के द्वारा जो वाक संचालन होता है, जो विचार विनिमय होता है, जो आकर्षण होता है उसकी शैली में, वही नेतृत्व होता है, नेतृत्व की शैली। ठीक, ये चीज़ हो गई आपकी। अच्छा, और कभी कभी आपसे अगर पूछे एग्जाम में प्रश्न आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि अनुरूपता क्या है। तो अनुरूपता क्या होती भाई, अनुरूपता ही इसका मतलब, अनुरूपता का मतलब क्या होता है, जब क्या होता है कि व्यक्ति पर समूह के द्वारा पड़ने वाले ऐसे सभी प्रभाव जिनसे क्या होता है कि परिवर्तन की दिशा समूह की स्थिति या प्रत्याशा के अनुरूप हो जाती है। अनुरूपता के ही जो है अंतर्गत ये सब आते हैं। इसका आशय जो होता है अपेक्षाकृत अधिक व्यापक होता है। एक व्यक्ति है किसलर, और किसलर महोदय इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि वास्तविक या काल्पनिक समूह दबाव के कारण व्यवहार या विश्वास में उत्पन्न परिवर्तन ही अनुरूपता है। जैसे मान लेते हैं कि आप क्या करते हो, आपको करना क्या है कि किसी लड़की से आप प्रेम करते हो, उससे शादी करनी है। अब शादी कैसी है भाई, आपकी अंतर जातीय शादी, यानी कि दूसरे जाति में आपको शादी करनी है। अब समाज के लोग आपको समझा रहे हैं कि नहीं, आपको शादी अपनी जाति में ही करनी है, तो आपको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी अपनी जाति में। तो एक प्रकार से दबाव पड़ेगा, समूह का प्रेशर पड़ेगा, आपके माता पिता का प्रेशर पड़ेगा आपके ऊपर। तो ये दबाव समूह तो अनुरूप हो जाएंगे, यानी कि जिस अनुरूपता के साथ, यानी कि जिस जो है सामाजिक गतिविधि के साथ अभी तक आपके माता पिता जीते आ रहे थे, उसी गतिविधि के साथ आपको भी जीना पड़ेगा, उसी के अनुरूप होना पड़ेगा। ठीक है, तो वो होती है आपकी अनुरूपता। ठीक है, किसी विचारों के हिसाब से आप मान लेना। अगला प्रश्न आपके समझ क्या है, परोपकारिता। परोपकारिता क्या है इसको बताते हैं आपको। परोपकारिता की परिभाषा को देते हुए एक व्यक्ति हैं रैथल, रैथल महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं रैथल महोदय, परोपकारिता तो सभी को पता होगा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। या आपने सुना होगा कि अयम निजाह परो बीति गणना लघु सचेत साम, लघु चेत साम उदार चरित्राणाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ठीक, समझ में आई बातें। कहने का मतलब ये है कि बिना स्वार्थ के दूसरों के कल्याण के प्रति चिंतित होना ही परोपकारिता होती है। ये बात किसने कही, रैथल महोदय ने ही बताई है। रैथल ने क्या कहा, हालांकि सब बात अगर आप देखेंगे पुराणों में खूब लिखी पड़ी है। तुलसीदास जी बहुत बार इसके बारे में परोपकारिता की, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दूसरे की पीड़ा जो है अपनी पीड़ा समझनी चाहिए, और दूसरे का दुख अपना दुख, दूसरे का सुख अपना सुख। इस प्रकार से परहित यानी कि दूसरों के हित के समान कोई हित नहीं है दुनिया में। जो दूसरों के दुख में दुखी होता है, दूसरों के सुख में सुखी होता है, वो वही सुंदर आदमी होता है। बस वह आए सुंदर मनी, आपने कविता भी पढ़ेगी, अवधि में है। चलिए, तो परोपकारिता क्या होती है, बिना स्वार्थ के दूसरों के कल्याण के प्रति चिंतित होना परोपकारिता होती है। ये बात किसने बताई, रैथल महोदय ने। एक व्यक्ति मायर्स महोदय भी कहते हैं कि परोपकारिता का आशय लाभ की आशा किए बिना दूसरों की चिंता तथा सहायता करने, अपने स्वार्थों के प्रति सचेष्ट हुए बिना दूसरों के प्रति समर्पित होने से है। और आगे कहते हैं कि परोपकारिता व्यवहार में व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को लाभ पहुंचाता है, जिससे उसकी मतलब उनकी चिंताएं कम होती हैं तथा किसी प्रकार के संकट से दूसरों को छुटकारा दिलाते हैं। तो ये बात बताई। ठीक है, ये मार्च महोदय ने कहा। परोपकारिता के निर्धारक के कुछ मतलब परोपकारिता कैसे निर्धारित की जाती है, परोपकारिता उसके कई तत्व होते हैं। कुछ तो परिस्थिति के हिसाब से तत्व होते हैं कि परोपकारिता हो, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं परिस्थिति कैसी पड़ गई कि कोई व्यक्ति सहायता के लिए आपको पुकारा कि हेल्प मी या मेरी सहायता करो, तो ये हो गई आपकी क्या, सहायता की पुकार। कोनो आप जा रहे हो रोड पर और बाइक लिए हुए हो, और कोई व्यक्ति हाथ दे रहा कि भाई मुझे बैठा लो, हाँ छोड़ दो बाजार तक, तो ये आपकी क्या हो गई, परिस्थिति सेट हो गई। दूसरी बात क्या है परिस्थिति की, दर्शक प्रभाव। दर्शक प्रभाव मतलब क्या होता है,
तब परोपकारिता आप करेंगे। दर्शक प्रभाव मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति तमाम 4-5 जो है देख रहे हैं लोग, अगर मान लेते हैं भाई, अभी होता है क्या है कि कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि अगर कोई लड़की देख रही, मान लिया आप हैं, या फिर कोई जो है लड़का है और देख रहा है किसी लड़की को, अगर कोनो भिखारी आ गया पैसा मांगने की जो है थोड़ा सा दे दीजिए, खाने को कुछ नहीं है, तो अगर कि देखेंगे कोनो देख रहा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो या फिर कोई और भी व्यक्ति, अगर 10-12 लोग देख रहे हैं, तो करेगा क्या कि हाँ, दे देगा, कि ताकि 4 लोगों को पता चले कि हाँ, हमने ये चीज़ किया। आप देखेंगे बड़े-बड़े जो शोज़ होते हैं, उसमें आप देखेंगे कि लोग गरीबों की मदद करते हैं। अच्छी बात है गरीबों की मदद करना। फिर उसमें क्या होता है कि जब आप किसी की मदद करो तो गोपनीय तरीके से करो, कि उसको ये ना लगे, फ़ील हो कि हाँ, तुमने ये मदद किया है। वो बार-बार यही करेगा कि हाँ, इन्होंने किया है। मतलब कि इसे गोपनीय कर दो कि उसको पता लगे, उसको लगे भगवान ने किसको दिया है। उसकी भगवान में आस्था बढ़ेगी और अच्छे तरीके से कार्य करेगा। तो ये चीज़ है। उसको ना लगे कि आप प्रत्यक्ष रूप से आप उसकी मदद कर रहे हो। ठीक, तो उससे भी कहीं न कहीं पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कोई किसी किसी मदद करता है तो। ओके? तो ये होती दर्शक प्रभाव के कारण से भी क्या होता है कि लोग मदद करते हैं। आपने देखा होगा बड़े-बड़े शोज़ में। तीसरा क्या होता है कि समय की कमी। अगर समय की कमी किसी के पास है, तो उसमें भी कहीं न कहीं पे क्या होता है, परोपकारिता जो है होती है। और चौथी क्या होती है, हानि की संभावना। जब ऐसा लगता है कि किसी के जो है पास मतलब किसी की हानि हो जाएगी किसी चीज़ को लेकर के, कोनो व्यक्ति की नष्ट हो जाएगा या फिर कुछ होगा, तो उसके कारण से भी लोग क्या कर देते हैं, उसका मदद कर देते हैं, यानी कि परोपकार कर देते हैं। ये होगा परिस्थितिजन्य कुछ 4 कारण। ओके? अब दूसरा कारण कौन से हैं आपके, जो सॉरी सामाजिक कारण। कुछ सामाजिक कारण होते हैं जो कि आपको परोपकारिता करने पर मजबूर करते हैं। कौन-कौन से? पहला होती है समानता, यानी कि क्या हो, सॉरी, पहला कारण क्या हो गया आपका, सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी समाज का ही उत्तरदायित्व होता है। समाज में चूँकि हर एक समाज यही बताता है, सामाजिक मापदंड यही है, नियम यही है, मूल्य सामाजिक यही है, सामाजिक जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं उसमें बताया जाता है ख़ास करके कि अगर किसी की आप परोपकार कर देते हो तो बड़ी अच्छी बात है, किसी की मदद कर दो तो ये चीज़ होगी। सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है पहली बात तो। दूसरी बात क्या होता है, पारस्परिकता, कि अगर आज आप मेरी समाज में पारस्परिकता होती है, बिल्कुल होती है समाज में, और अगर आज आप हमारी मदद करबो तो कलिया हमहू आपके मदद करब। तो ये चीज़ का लेके के यही पारस्परिकता कहा जाता है। तो पारस्परिकता का मतलब ये होता है कि अगर आज हम आपकी मदद करेंगे तो कलिया आप हमारो मदद करबो। यही बात होती परोपकारिता। और ये कहीं न कहीं पे सामाजिक कारक के अंतर्गत आती है कि हमको उनसे भी कुछ ना कुछ मिल सकेगा। तो ये चीज़ है, ओके? कि हम आपकी करेंगे, आप मेरी कभी कर दीजिएगा अगर हम फँसेंगे कभी तो। मतलब ऐसा तय नहीं होता, लेकिन ऐसा सोच लेते हैं लोग। तीसरी बात होती है सामाजिक विनिमय। सामाजिक विनिमय का मतलब ये होता है कि हम आपकी मदद करेंगे, आप मेरी करो, एक प्रकार से, जैसे कि थोड़ा-सा ठेका ले लेना एक प्रकार से दूसरा, तो ये 3 प्रकार से होती है। और भी अगर बात की जाए तो जो आपका अगला जो तरीका होता है परोपकारिता का, वो कौन-सा होता है, व्यक्ति कारक। व्यक्ति कारक यानी कि जो पर्टिकुलर, यानी कि जो एक प्रकार से पर्सनल कुछ रीज़न्स होते हैं, जैसे कि पहली बात तो ये, आप देखें गाँव वगैरह में अगर कोनो समान व्यक्ति है, गरीबों की मदद करना लोग कम पसंद करेंगे, लगेगा कि हाँ, ये पैसवा नहीं दे पाएँगे। लेकिन कोनो धनी व्यक्ति होगा, अगर कहेगा कि हमें 10,000 रुपया दे दो, हुआ काम लागिए, तो जुड़ते 10 नहीं 20 देके, हाँ भैया लियो 10 नहीं 20,000 रुपया ले लियो, काम लागी ले लियो। अरे दई दिहो बाद में, कोनो दिक्कत नहीं, कितना परसेंट? अरे कुछ नहीं, वैसे दे दियो। उन्हें पता है कि हमारे जो है समान व्यक्ति है, अगर हम ही को कभी कल को काम लगेगा तो हमहू मतलब हमसे भी लेगा ये। तो पहली चीज़ ये है कि समानता। समानता का मतलब समझ रहे हैं आप, कि जब स्तर समाज में दोनों व्यक्तियों का जो स्तरीकरण के हिसाब से, जो समाज में एक स्तरीकरण एक प्रक्रिया होती है, तो जब स्तर दो व्यक्तियों का समान है, तो आपस में एक प्रकार से क्या होगा, परोपकारिता कर देंगे कि हम आपका करेंगे तो हो सकता है बदले में आप हमारा कर दें। तो समानता यानी कि अगर आपके समूह का है समान समान व्यक्ति, तो आप कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, प्रजाति, यानी कि आपकी प्रजाति का है, आपके जैसे दिख रहा है, तो आप करेंगे उसकी मदद, ठीक। तीसरा चीज़ क्या है कि पीड़ित व्यक्ति का लिंग कैसा है। पीड़ित व्यक्ति का लिंग मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि वो महिला है या पुरुष है। आप देखेंगे कभी-कभी क्या होता है, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि अगर कोनो लड़का लिफ्ट माँग रहा है तो कौन नहीं रोकता है। अगर कोई लड़की खड़ी हो जाए भी लिफ्ट माँगने के लिए, तो 50 गाड़ी खड़ी हो जाएगी कि हाँ, मैडम हमारे बैठ लो, ये मैडम हमारे बैठ लो, ये चीज़। तो कहीं न कहीं पे ये होता है आपका पीड़ित व्यक्ति का एक प्रकार से उसका जेंडर कैसा है, तो जेंडर निर्धारित करता है कि हाँ, उसको लिफ्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये खास करके पहले होता था, अब थोड़ा-सा सजग हो रहे हैं लोग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, छोटी-छोटी वीडियोज़ के माध्यम से लोग समाज को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, ठीक है, गरीबों की मदद करते हैं, ये चीज़ करते हैं, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब ये चीज़ें सुधर रही हैं, तो ये चीज़ हो गई आपकी, ओके? समझ में आ गई बातें? आगे समझते थोड़ा-सा। तो परोपकारिता समझ में आ गई आपकी। अगली है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति क्या है भाई?
अभिवृत्ति के बारे में बताएं तो एक व्यक्ति हैं आलपोर्ट महोदय। आलपोर्ट महोदय कहते हैं कि अभिवृत्ति की परिभाषा को देते हुए कि अभिवृत्ति जो होती है मानसिक एवं स्नायविक तत्परता की एक अवस्था होती है, और एक ऐसी अवस्था होती है जो क्या करती है कि जो इससे संबंधित सभी वस्तुएं या फिर जो परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया होती है उस पर निर्देशात्मक प्रभाव डालती है। ये बात किसने बताई? आलपोर्ट महोदय ने। जबकि सिकार्ड महोदय कहते हैं अभिवृत्ति की परिभाषा को देते हुए कि अपने परिवेश के कुछ तत्वों के प्रति व्यक्ति के नियमित जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं एवं कार्य करने की जो पूर्व से पहले से जो वृत्ति मन में ठान लेता है कि हाँ हमको ऐसे ही कार्य करना है, उसी को हम अभिवृत्ति कहते हैं। एक व्यक्ति है मायर्स, और मायर्स व्यक्ति फेमस व्यक्ति है। इन्होंने कहा, क्या कहा मायर्स ने? मायर्स कहने लगे कि अभिवृत्ति का आशय किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति की जाने वाली उस विधेयात्मक या निषेधात्मक मूल्यांकन परक प्रतिक्रिया होती है जिसका प्रदर्शन व्यक्ति के विश्वासों भावों के माध्यम से होता है। क्योंकि अभिवृत्ति जो होती है ये मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो दो प्रकार की होती है। एक होती धनात्मक अभिवृत्ति, एक होती ऋणात्मक यानी कि नकारात्मक, यानी कि एक पॉजिटिव अभिवृत्ति, एक निगेटिव अभिवृत्ति। तो जो धनात्मक अभिवृत्ति होती है उसमें क्या होता है कि यदि अभिवृत्ति किसी वस्तु के प्रति है, किसी व्यक्ति के प्रति है या किसी विचार के प्रति अनुकूल है उसके, यानी कि अगर कोई वस्तु है ठीक दिख रही तो उसको हाँ हाँ ठीक है। कोई व्यक्ति अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। विचार मतलब कोई है तो उसका विचार पे हाँ लाइक कर दिया कि हाँ बहुत अच्छा विचार है, तो उसे धनात्मक अभिवृत्ति कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति वस्तु या विचारों के प्रति जो मन में धारणा बना ली जाती है उसी को अभिवृत्ति कहते हैं। खास करके मनोवृत्ति अभिवृत्ति खास करके एक ही बात से तात्पर्य होती है, तो वो चीज़ ओके। तो जो नकारात्मक अभिवृत्ति होती है उसकी बात अगर की जाए तो यदि किसी वस्तु या व्यक्ति या विचार के प्रति हम प्रतिकूल भाव रखते हैं अपना कि हाँ कोनो अगर अच्छा है तो यार बेकार हो, यार बेकार हो, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ, चलो अच्छे नहीं लग रहे हो, तो ये चीज़ है। तो ये होती नकारात्मक अभिवृत्ति। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, मनोवृत्ति की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। पहली विशेषता क्या होती है मनोवृत्ति की अगर पूछी है तो क्या लिखेंगे? मनोवृत्ति जो होती है एक मानसिक एवं स्नायविक अवस्था होती है। दूसरी विशेषता क्या होती है कि प्रतिक्रिया करने की एक तत्परता होती है इसमें। तीसरी विशेषता इसकी है कि जो मध्यवर्तीय संप्रत्यय होता है इसमें होता है, तो मध्यवर्तीय संप्रत्यय है एक प्रकार से। चौथी विशेषता इसकी है कि एक जटिल संप्रत्यय है एक। पांचवी विशेषता इसकी है कि यह एक क्या है? संगठित होती है। क्या होती है? यह संगठित होती है। छठवीं विशेषता इसकी क्या है कि जो मनोवृत्ति होती है या कि क्या कर दी जाती है? अर्जित होती है, यानी कि खुद कमाई जाती मनोवृत्ति। ठीक है। और सातवीं चीज़ क्या है कि प्रायः ये क्या होती हैं, जो मनोवृत्तियाँ होती हैं ये क्या होती हैं भाई? ये अस्थाई होती हैं मनोवृत्तियाँ। ओके, कैसी होती हैं? अस्थाई होती हैं। इसके साथ ही साथ इसकी अगली विशेषता जो है आपकी आठवीं विशेषता वो क्या होती है? जो मनोवृत्ति होती है ये एक ही दिशा में चलती है। कैसी होती है? एक ही दिशा में होती है। नवीं इसकी विशेषता ये है मनोवृत्ति की कि मनोवृत्ति जो होती है उसकी अपनी तीव्रता भी होती है। ओके। और 10वीं विशेषता अगर बात करें तो इसमें क्या होता है? मोटिवेशनल जो क्वालिटीज़ होती है वो भी होती है, यानी कि प्रेरणात्मक गुण जो होता है इसमें विद्यमान होता है। किसमें? मनोवृत्ति में। तो ये विशेषताएं हो गई, हमने आपको बता दिए। ओके, क्लियर होगी बातें। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। प्रेक्षण। प्रेक्षण के प्रकार बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रेक्षण के प्रकार। प्रेक्षण क्या होता है भाई? आइए समझते हैं प्रेक्षण के बारे में। तो बहुत सारे मुद्दों के बारे में आप जान रहे हो। वीडियो पसंद आई तो फटाफट से लाइक करो यार। अगर ना भी पसंद आ रही हो, आपके सब्जेक्ट है या नहीं, तो आप भी लाइक कर दो। और कमेंट सेक्शन में बातचीत ना करो, नहीं ब्लॉक हो जाओगे भाई, ये मैं पहले बता रहा हूँ। ओके, चलिए। मनोवृत्तियों की बात, सॉरी क्या है? प्रेक्षण। प्रेक्षण के प्रकार आपसे पूछ रहा है ना, प्रेक्षण के प्रकार पूछ रहा है। तो प्रेक्षण क्या हो? मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 4 प्रकार के प्रेक्षण होते हैं। और सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो पहला प्रेक्षण कौन सा होता है? सरल प्रेक्षण। सरल प्रेक्षण क्या होता है? जब क्या होता है कि किसी घटना या व्यवहार का प्रेक्षण ज्यों का त्यों किया जाता है। प्रेक्षण माने एक प्रकार से इसे सर्वेक्षण करते हैं। प्रेक्षण मतलब उसी प्रकार से कोई घटना आपने देखी उसके हिसाब से हूबहू उसको बता दे, तो सरल आपका क्या होता है? सरल प्रेक्षण होता है। दूसरा प्रेक्षण कौन सा होता है? नियंत्रण प्रेक्षण। यानी कि क्या, अगर कोई घटना या प्राकृतिक विवरण तैयार करते समय आपने क्या किया, जो प्रेक्षक है यानी कि जो प्रेक्षण तैयार कर रहा है, जो प्रेक्षक है वो क्या करे और घटना दोनों पर आवश्यकता अनुसार नियंत्रण लागू कर दे। तो एक प्रकार से यही होता है कि क्या उस पर अपना नियंत्रण कर दे कि हाँ इसको मुझे ऐसे बताना है, तो ये चीज़ होती है नियंत्रण प्रेक्षण। तीसरा क्या होता है? सहभागी प्रेक्षण। सहभागी क्या होता है? सहभागी प्रेक्षण में अध्ययनकर्ता को संबंधित समूह का सदस्य बनना पड़ता है। ठीक। और चौथा प्रकार का जो प्रेक्षण होता है वो होता है आपका असहभागी प्रेक्षण। असहभागी में क्या होता है? यदि अध्ययनकर्ता संबंधित समूह के सदस्यों के साथ घुलने मिलने के साथ
मतलब कि के स्थान पर घुलता मिलता नहीं है, तो सहभागी में घुल मिल जाता है उसके साथ सदस्यों के साथ जो समूह के सदस्य होते हैं। लेकिन असहभागी में क्या होता है कि उससे घुलता मिलता नहीं, तटस्थ रूप से अपने व्यवहारों और गतिविधियों या अपने जो संबंध होते हैं उन्हीं का अध्ययन करता है, और तो उसे असहभागी परीक्षण के नाम से हम जानते हैं। ओके, ये चीज़ हो गई। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न है समूह की समग्रता। समूह की समग्रता अगला प्रश्न आपके समक्ष। समूह की समग्रता क्या होती भाई? समग्रता, समूह की समग्रता ये क्या होती है? समूह समग्रता। तो समूह समग्रता की बात की जाए तो समूह समग्रता से तात्पर्य खास करके किससे लिया जाता है भाई? तो समूह समग्रता से तात्पर्य एक सीमा से होता है, और कैसी सीमा? उस सीमा से होता है जिस सीमा तक समूह के सदस्यों के सदस्य बने रहने की इच्छा होती है, तो समूह समग्रता उसी को कहते हैं। एक व्यक्ति हैं जो है फेनस्टिगर महोदय कहते हैं कि समूह समग्रता उन सभी बलों के परिणामी होता है जो सदस्यों को समूह में रहने के लिए बाध्य करता है, और समूह में समग्रता अधिक होने से सदस्यों में संतोष की भावना अधिक होती है। अगर समूह में सदस्य समग्रता होती है तो क्या होता है? समूह में क्या होती भाई? सदस्य जो होते हैं, सदस्यों में जो इच्छा होती है, कहीं ना कहीं पे जो सदस्य होते हैं उनमें संतोष की भावना जो होती है वो बनी रहती है। ओके, तो समूह में समग्रता यानी कि अगर समूह में आपके सारे समूह में आप ही सारी चीज़ें हो गई, मतलब समग्र हो आप अपने आप में, तो ये चीज़ होती है। ओके, तो ये हो गए आपकी समूह के समूह कई प्रकार के होते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, समूह कई प्रकार के, प्राथमिक समूह जैसे परिवार, जाति, राज्य, राष्ट्र, ये सब क्या है? प्राथमिक समूह है। द्वितीयक समूह है कृत्रिम समूह में, जैसे कि आप देखेंगे पत्र मित्र हो गया आपका, या फिर ट्रेड यूनियन कोई हो गया, राजनीतिक दल हो गया, मनोरंजन संबंधी संस्थाएं हो गई, ये सब। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष 10वां नंबर, समाजीकरण की अवस्थाएं क्या हैं, इसको बताइए। समाजीकरण की क्या क्या अवस्थाएं भाई? समाजीकरण की अवस्थाओं के बारे में अगर बात की जाए तो समाजीकरण की कई अवस्थाएं हैं। समाजीकरण अचानक नहीं होता है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसके तहत क्या होता है? बच्चा जो होता है एक प्राणी शास्त्रीय प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बनता है, यानी कि बच्चे का अगर समाजीकरण नहीं होता है, समाजीकरण को अंग्रेजी में सोशलाइजेशन कहते हैं, और बच्चे का सोशलाइजेशन जो होता है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके तहत ही बच्चा जो पशुवत भाव होता है बच्चे का, और उसका भाव मानसिक यानी कि मानवीय प्रवृत्ति उसको मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं पे समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही प्राप्त होती है। और समाजीकरण की अवस्थाएं भी कई होती हैं, जैसे कि पहली अवस्था समाजीकरण की कौन सी होती है? शैशवावस्था में समाजीकरण होता है बच्चे का, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है। दूसरी अवस्था कौन सी होती है समाजीकरण की? प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है उसमें भी समाजीकरण होता है। तीसरी अवस्था जो होती है उत्तर बाल्यावस्था में भी समाजीकरण बच्चे का होता है। चौथी जो अवस्था होती है वयः संधि में क्या होता है? इसमें भी जो है समाजीकरण होता है। और पाँचवीं होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे का समाजीकरण होता है। तो ये 5 प्रकार की, एक प्रकार से खास करके बात की जाए, अवस्थाएं होती हैं समाजीकरण की। समाजीकरण के तहत क्या होता है? बच्चे जो सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक मापदंड क्या हैं, सामाजिक रीति रिवाज क्या हैं, रूढ़ियाँ क्या हैं, परंपराएं क्या हैं, और भी तमाम सारी चीज़ों को जानने का प्रयास, जो कि समाज के लिए वैध है, समाज में क्या क्या नियम चल रहे हैं उन सबको सीखता है, और सामाजिक प्राणी बनता है प्राणशास्त्रीय प्राणी से। ओके, क्योंकि जन्मजात्रे जो है पशु भी समाना, यानी जन्म से हर व्यक्ति क्या होता है? पशु के समान होता है। और खासकर कहा भी गया कि बिना बिना पढ़ा नर पशु कहावे। ऐसा नहीं कि पढ़ने का मतलब ये नहीं किताबी कीड़ा हो, किताब ही पढ़ो आप। अगर आप गांव में रह करके या फिर कहीं पर भी आप हो और आपने अनुभव के तहत सीखा है, सीख लिया आपने, हर चीज़ जान रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका पढ़ाई हो गई। ऐसा नहीं कि हाँ पढ़ाई केवल किताब में पढ़ लिया, बोलने की शैली नहीं पता है एकदम से वैसे है, तो ऐसा नहीं कि वही पढ़ाकू हो गया, अंग्रेजी बोल दे 4 शब्द, बिल्कुल नहीं। वो पढ़ाई वढ़ाई उसकी बेकार है। ऐसी अगर आपके अंदर अनुभव है कि आप कोई समस्या आती है, तो उसी समस्या का निदान आप अपने अनुभव के तहत कर लेते हो, तो आप भी पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे से परे हो, आप पढ़े लिखे से ऊंचे पद पर हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। एक होता है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछे तो अभी आप बता दीजिएगा आज्ञाकारिता क्या होती है। हालांकि आगे चलिए, अभी रखा होगा प्रश्न तो अभी बताते हैं हम। सभी प्रश्न यहाँ से करने अनिवार्य है। खंडवा के 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आइए समझते हैं कि प्रश्न के उत्तर, हालांकि बड़ा समय लंबा बीत चुका है, बड़ी जल्दी जल्दी हम एक प्रश्नों के यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा जल्दी। ओके, तो समझते हैं भाई। पहला प्रश्न आपका लघु उत्तरीय का 200 शब्दों में लिखना है इसको। प्रश्न है कि समाज मनोविज्ञान के अध्ययन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो लिखिए फटाफट से। समाज मनोविज्ञान जो होता है एक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण विज्ञान है।
और साथ ही साथ आप लिख सकते हो इसमें कि हमारे समाज में समय समय पर तमाम सारी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, और यही तमाम सारी जो समस्याएं होती हैं अलग अलग प्रकार की, उनके वास्तविक कारणों को जानने तथा उनके समाधान के लिए जो समुचित उपाय हम लोग करते हैं, उन्हीं समुचित उपाय करने के लिए समाज मनोविज्ञान के अध्ययन की विशेष उपयोगिता होती है। और समाज मनोविज्ञान का सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों ही प्रकार का महत्व है। और हम समझते हैं कि आखिरकार कौन कौन सा महत्व है। पहला महत्व इसका है, अब लिखिएगा फटाफट से, 100 जो है नंबर में लगाइए, टैप गियर लगा दीजिए अपना। तो पहला क्या होता है भाई, समाज मनोविज्ञान के अध्ययन का महत्व, पहला महत्व ये होता है कि विभिन्न सामूहिक तनावों को समाप्त करने में सहायता प्रदान करता है समाज मनोविज्ञान। दूसरा क्या महत्व है कि समाज सुधारक कार्यों में सहायक होता है। अब इसमें बता दूं आपको कि आप एक बार वीडियो को जब अपलोड हो जाए ना लाइव से, फिर भी आप उसके बाद में देख लीजिएगा, तो आपका कि बाद में लिख लीजिएगा, फिर आप लिखिएगा कि बाद में 2-3 बार अगर वीडियो को देख लेंगे, आप सारे दिमाग में आपके क्लिक कर जाएगा, और आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपके दिमाग में याद आएगा कि हाँ सर जी ने क्या क्या बताया था। तीसरी बात क्या, तीसरा महत्व इसका ये है कि व्यावसायिक एवं व्यापारिक क्षेत्र में भी इसका महत्व है। ओके, किसका, समाज मनोविज्ञान का। चौथा महत्व इसका आप लिख दीजिएगा, औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका महत्व है। ठीक है। पांचवा, राजनीति के क्षेत्र में भी इसका महत्व है। छठवा, युद्ध काल में भी इसका अपना एक महत्व है, युद्ध काल में समाज मनोविज्ञान का खूब महत्व है। और सातवां महत्व कहाँ पर है आपका, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इसका महत्व है। तो इस प्रकार से तमाम सारे महत्व को आप समझा सकते हैं। अब उसमें जैसे कि आप लिख दी सांस्कृतिक महत्व में, आप लिख सकते हैं थोड़ा थोड़ा बातें हर एक चीज़ में लिख करके, उसके लास्ट में निष्कर्ष हेडिंग डाल करके उसमें लिख दीजिएगा। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या लिखेंगे, किसी भी समाज अथवा राष्ट्र की वास्तविक उन्नति एवं प्रगति के लिए उनकी सांस्कृतिक उन्नति भी जरूरी होती है। भारतीय समाज की उन्नति के लिए भी इसके सांस्कृतिक पक्ष का सुधार करना अनिवार्य है। इसी प्रकार से आप बना करके हेडिंग आपको सही तरीके से पता है, बाकी आप बना करके भी लिख देंगे, हो जाएगा, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रश्न आप कैसे लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा, निरीक्षण विधि के गुण बताइए और दोषों, इन दोनों का वर्णन कीजिए। तो निरीक्षण विधि क्या है, पहली बात तो निरीक्षण विधि में क्या होता है कि स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत घटनाओं को उनके मूल रूप में कार्य एवं कारण या फिर परस्पर संबंध की दृष्टि से यथावत रखने का प्रयास किया जाता है। और एक प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी भी विधि रही है निरीक्षण विधि। इसमें क्या होता है, इसके कई जो है, पहली बात तो गुण है। पहला, हम पहले गुण समझते हैं। पहला गुण इसका यह है कि वस्तुनिष्ठता इसमें होती है, यानी कि निरीक्षण विधि में वस्तुनिष्ठता प्रधान गुण होता है इसका। इसका मतलब ये होता है कि इसमें व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है और उन्हें लिखा जाता है, और इस दृष्टि से वस्तुनिष्ठ अध्ययन पूर्ण रूप से संभव होता है। और ये एक प्रकार से पूर्ण रूप से तरीके से इसको लिखा जाता है, देखा जाता है क्या क्या हुआ। दूसरा इसका गुण, दोष मतलब कि गुण इसका ये है कि यह एक व्यापक पद्धति होती है। कौन, जो निरीक्षण विधि होती है, कैसी होती, व्यापक पद्धति, यानी निरीक्षण विधि जो होती है, इसका एक गुण यह भी है कि इस पद्धति का इस्तेमाल काफ़ी व्यापक क्षेत्र में हो सकता है। इसके द्वारा हर क्षेत्र में क्या होता है, अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों का भी इसमें अध्ययन किया जा सकता है जो ना तो पढ़े लिखे हैं और ना ही भाषा का पर्याप्त ज्ञान रखते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों का तथा असामान्य एवं विक्षिप्त व्यक्तियों का भी अध्ययन निरीक्षण विधि के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। वहाँ पर जा करके उनके चीज़ों को देख करके उनका निरीक्षण करते हैं। और ये चीज़, तीसरा गुण इसका यह है कि स्वाभाविक परिस्थितियों में इसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि निरीक्षण विधि के द्वारा किया गया अध्ययन सदैव स्वाभाविक परिस्थितियों में ही होता है। उदाहरण अगर आपको बताना चाहे तो कोई व्यक्ति अगर जुलूस या प्रदर्शन करके समय किस प्रकार का व्यवहार, मतलब कि किस समय किस प्रकार का व्यवहार करता है, यह केवल निरीक्षण विधि द्वारा ही जनता, मतलब कि हम लोग जान सकते हैं। अन्य विधियों के द्वारा इस प्रकार के अध्ययन को हम नहीं कर पाएंगे। और इसके ये 3 गुण आपके बड़े फेमस हैं। और अगर दोषों की बात की जाए निरीक्षण विधि के, तो पहला दोष क्या है इसका कि व्यक्तिगत रुचि का प्रभाव है इसमें। क्या, व्यक्तिगत रुचि का प्रभाव, ये पहला दोष है। यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन को पूर्ण रूप से तटस्थ होना चाहिए, परंतु निरीक्षण विधि में यह तटस्थता अनेक बार जो है निरीक्षणकर्ता की व्यक्तिगत रुचि जो होती है, यानी जो निरीक्षण कर रहा है उसकी जो रुचि खास करके है, उसकी जो एक प्रकार से जो उसमें इंटरफियर है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इससे प्रभावित हो जाती है। और ये चीज़ होती है। तो निरीक्षणकर्ता की कुछ विशिष्ट रुचियाँ होती हैं और निरीक्षण के समय वह अपनी रुचियों से संबंधित तथ्यों पर सामान्य रूप से अधिक ध्यान देता है और उन्हें अधिक महत्व देता है। तो इस प्रकार से इसकी ये दोष है। दूसरा दोष इसका क्या है कि पक्षपात की आशंका इसमें रहती है निरीक्षण में।
क्या होता है कि निरीक्षण विधि के अनेक बार निरीक्षणकर्ता द्वारा किए जाने वाले जो पक्षपात की आशंका इसमें बनी रहती है, और अध्ययनकर्ता मतलब प्रत्येक अध्ययनकर्ता जो होते हैं उनके कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह होते हैं। यानी पूर्वाग्रह हमने बताया पहले से, कि किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में पहले से कोई धारणा अगर बना ली जाए तो वही पूर्वाग्रह होती है। तो कहीं ना कहीं पे जो निरीक्षणकर्ता होते हैं उनके भी कहीं ना कहीं कोई पूर्वाग्रह होती है, तो उसी को लोग बनाए रहते हैं। तो क्या होता है कि जो निरीक्षणकर्ता होते हैं वो क्या करते हैं, पहले से कुछ पूर्वाग्रह जो है इनके होते हैं, और इन पूर्वाग्रहों के कारण से क्या होता है कि अध्ययन में पक्षपात की संभावना एवं आशंका भी बनी रहती है। तो ये इसका दोष है। तीसरा दोष इसका ये है कि जो है पर्याप्त प्रशिक्षण तथा जो है अभ्यास की भी कमी रहती है इसमें। मतलब कि सही एवं तटस्थ निरीक्षण करने के लिए निरीक्षणकर्ता को पर्याप्त कुशल होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए, स्किल उसके अंदर होनी चाहिए। और यह जो इसके अंदर जो कुशलता होती है विशेष प्रशिक्षण तथा पर्याप्त अभ्यास द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। और सामान्य रूप से साधारण निरीक्षणकर्ता ना तो समुचित रूप से बात की जाए प्रशिक्षित होते हैं, और ना ही उन्हें वास्तविक निरीक्षण का अभ्यास भी होता है, लगातार कंटिन्यूटी भी नहीं होती है। तो इस कारण से क्या होता है कि इसकी कमी होती है, और इसी कमी के कारण से क्या होता है कि अनेक बार उनके अध्ययन में क्या हो जाता है, दोष आ जाते हैं। तो ये दोष 3 प्रकार के हमने बता दिए, तो हो जाता है आपका। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, किसी समूह के नेता के प्रमुख गुणों पर अपना प्रकाश डालिए। किसी समूह के नेता के प्रमुख गुणों पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले नेतृत्व के कुछ गुण होते हैं जिनके आधार पर उसे आसानी से समझा जा सकता है और पहचाना जा सकता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने नेतृत्व के गुणों की संख्या अलग अलग बतलाई है। जैसे कि एक व्यक्ति हैं आलपोर्ट महोदय। तो आलपोर्ट महोदय कहते हैं कि नेतृत्व के 18 गुण होते हैं। तो नेतृत्व के 18 गुण किसने बताया? आलपोर्ट ने बताया। जबकि वानार्ड महोदय बताते हैं कि नेतृत्व के 28 गुण हैं। कितने गुण हैं भाई? 28 गुण। वोगाडर्स ने 10 गुण बताया है। और नेतृत्व के कुछ सामान्य गुण होते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा। पहला गुण होता है नेतृत्व का, कौन कौन सा गुण? पहला गुण होता है शारीरिक गुण। वो अर्थात नेता जो होता है, नेता के कुछ शारीरिक गुण होते हैं जिनके आधार पर उन्हें कोई व्यक्ति आसानी से नेता के रूप में प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। कि अर्थात एक पूर्वाग्रह नेता के बारे में कि नेता जो है क्या होते हैं, मोटे होते हैं। हमने इनके गुण के बारे में बताया था ना सभी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। दूसरा क्या होता है आपका? व्यक्तिगतशील गुण होते हैं, यानी जैसे कि बुद्धि इसकी कैसी है, आत्मविश्वास उसका, शब्द आडंबर उसका कैसा है, कैसे फंसाता है लोगों को, उसका प्रभुत्व कैसा है, ठीक है, और समायोजन कैसे करता है किसी बात को, सामाजिकता उसकी कैसी है, ठीक है, पारिश्रमिक प्रिय कितना वो नेता है, ठीक है, कल्पना कितना करता है, कितना दूरदृष्टि उसकी है, कितना सोचता है। तो ये सब चीज़ें हो गई आपकी नेता के जो है कुछ गुण होते हैं। ओके, ये हमने आपको बता दिए। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष तैयार करके, यानी ऊपर वाला प्रश्न अगर पता तो करिए, अगर नहीं पता तो ये प्रश्न आप कर सकते थे। प्रश्न क्या है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों में अंतर बताइए। तो अंतर लिखिएगा। पहला अंतर क्या होता है? पहला अंतर होता है आकार संबंधी अंतर। यानी कि पहला अंतर में प्राथमिक समूहों का आकार सदैव क्या होता है? अपेक्षाकृत छोटा होता है, और द्वितीयक समूह का जो आकार होता है उसका बड़ा होता है, सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। दूसरा अंतर इसका होता है अस्थायित्व के हिसाब से। क्या होता है अंतर? प्राथमिक समूह जो होते हैं अस्थायी हुआ करते हैं, जबकि द्वितीयक समूह जो होते हैं ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, और अवसर आने पर समाप्त भी होते हैं, बदलते रहते हैं। तीसरी बात ये है संबंधों की जो है उष्णता में अंतर देखने को मिलता है। यानी कि प्राथमिक समूह जो होते हैं उनके सदस्यों के आगामी संबंध जो होते हैं उष्ण एवं हम की भावना से पोषित होते हैं, यानी कि उसमें हम की भावना होती है। और द्वितीयक समूह जो होती है इसमें जो है आपसी संबंध नहीं होता है, यानी कि इसमें औपचारिक संबंध होते हैं, यानी कि कानूनी तरीके से। ओके, चौथा क्या होता है? उद्देश्य संबंधी अंतर। यानी कि जो प्राथमिक समूह होते हैं उनके कुछ यानी मतलब कोई भी विशिष्ट उद्देश्य जो होता है नहीं होता है, वे समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित किए जाते हैं। जबकि जो द्वितीयक समूह होते हैं किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही जानबूझ करके संगठित होते हैं, और जब उद्देश्य पूरा होता है तो भंग हो जाते हैं। पांचवा इसका अंतर होता है आपका कि नियंत्रण के प्रतिमान संबंधी अंतर। यानी कि प्राथमिक समूह में अपना औपचारिक नियंत्रण होता है, और इन समूहों में समूह द्वारा मान्यता प्राप्त रीति रिवाज जो होती हैं, जो प्रथाएं होती हैं, जो प्रचलन होता है, वही सामाजिक नियंत्रण के साधन माने जाते हैं। जबकि द्वितीयक समूह में औपचारिक जो है नियंत्रण होता है। अ, उसमें क्या होता है? अनौपचारिक नियंत्रण होता है। प्राथमिक समूह में अपना औपचारिक, अपना माने अनौपचारिक नियंत्रण, यानी कि अपने हिसाब से उसमें नियम बनते हैं प्राथमिक समूह में। जबकि जो द्वितीय समूह होते हैं इसमें जो औपचारिक नियंत्रण होता है कानूनी रूप से। ओके, तो समूह में कानूनी नियंत्रण का मापदंड होता है, और पुलिस तथा न्यायालय नियंत्रण स्थापित करते हैं इसमें। छठवीं बात क्या होती है? छठवां अंतर होता है क्षेत्र संबंधी अंतर। यानी कि प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में क्षेत्रगत भी अंतर होता है। प्राथमिक समूह का क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से सीमित होता है, निश्चित होता है, और विद्युतीय समूह जो होती है इसका नियंत्रण मतलब क्षेत्र जो होता है असीमित होता है, अनिश्चित होता है, बड़ा होता है।
सातवीं चीज़ क्या होती है इसमें अंतर, सदस्यों की निर्भरता का भी अंतर होता है। यानी प्राथमिक समूह में जो होता है अनेक सदस्य जो होते हैं अनेक बातों में अपने समूह पर ही निर्भर करते हैं, जबकि जो द्वितीयक समूह होते हैं ये सदस्यों में आत्मनिर्भरता इनमें नहीं पाई जाती है। आठवां अंतर क्या होता है, महत्व संबंधी अंतर, यानी कि प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह में महत्व संबंधी भी अंतर होते हैं। प्राथमिक समूहों का संबंध में क्या होता है, प्राथमिक समूह के समाज जो होता है उन समाज में अधिक तथा औपचारिक महत्व होता है। द्वितीयक समूह का जो महत्व होता है वो भी क्या होता है, औपचारिक होता है। आप देखेंगे जो अनौपचारिक महत्व होता है इसमें प्राथमिक समूह में ये अपना औपचारिक होता है। यानी अपना औपचारिक मतलब क्या होता है कि अनौपचारिक तरीके से, यानी कि जो हम लोग बनाएंगे नियम उसे चलेगा और कानूनी रूप से उसमें होता है। तो तमाम सारी चीज़ें आपने समझा और भी तमाम सारे अंतर, तो ये अंतर हो गए आपके प्राथमिक और द्वितीयक समूह में। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आक्रामकता के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए। आक्रामकता क्या है इसके बारे में अगर आपको बताना चाहें तो क्या होती है आक्रामकता के निर्धारक तत्व। आक्रामकता की बात अगर बताना चाहें तो ऐसी अनेक जो है विकर्षणात्मक या कष्टप्रद घटनाएं जो कि आक्रामकता को भड़काने में योगदान करती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम आक्रामकता के निर्धारक तत्व कहते हैं। आक्रामकता जो होती है, कैसे कोई व्यक्ति है कब आक्रामक होता है, ठीक है, कब गुस्सैल प्रवृत्ति का हो जाता है, तो ये सब आक्रामकता होती है। अब हम इसके कुछ तत्व आपको बताएंगे तो आपके समझ में आ गया। जैसे कि कोनो व्यक्ति को पीड़ा अगर ज़्यादा दे दी जाए तो वो आक्रामक हो जाएगा। तो पीड़ा कैसे दी जाए, जैसे कि उदाहरण के माध्यम समझो। पहली बात क्या है, पहली क्या है, पीड़ा किसी को दे दिया है। यदि किसी व्यक्ति को अगर विद्युत आघात या कष्ट पहुंचाया जाता है तो उसे क्या होती है, पीड़ा होती है, जिसके कारण से क्या होता है, वो आक्रामक रूप से हो जाता है। तो पीड़ा मनुष्यों में भी आक्रामकता को उकसाने का कार्य करती है। यानी कि जब आप कभी जा रहे हो चोट लग जाए आपको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है आपको, ठीक। दूसरी बात तापमान एवं कोलाहल, यानी कि उच्च तापमान अगर है, तीव्र ज़्यादा वहाँ पर लोग जो है हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, वायु प्रदूषण ज़्यादा है, धूम्रपान की परिस्थिति है, लोग सिगरेट पी रहे हैं, मुंह पर आपके धुआं आ रहा है, तो इससे भी आक्रामकता में वृद्धि होती है। ये चीज़ है उससे, ओके। और तीसरा इसमें वृद्धि कैसे होती है, तीसरा जो आक्रामकता के निर्धारित तत्व में तीसरा क्या होता है, आक्रमण। आक्रमण मतलब क्या होता है, जब क्या होता है कि किसी व्यक्ति पर कोई दूसरा व्यक्ति आक्रमण करता है, मारता पीटता है या कोनो नुकसान पहुंचाता है, उसकी गाड़ी वाड़ी फोड़ देता है या फिर कुछ भी कर देता है, तो इससे क्या होता है कि जो है किसी व्यक्ति को अगर जो है गलत तरीके से हानि पहुंचाता है या फिर सही तरीके से भी हानि पहुंचाता है, तो वो आक्रामकता की स्थिति में बच्चा मतलब व्यक्ति आ जाता है, ठीक। दूसरा चीज़ क्या होता है आपका, दूसरा होता है आपका जैसे कि और भी चीज़ें हैं, जैसे कि उदोलन। उदोलन मतलब क्या होता है कि यदि पहले से ही क्रोधित व्यक्ति को यह पता लग जाए कि समस्या का कारण जो है कोई फलाने व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा, वो उसका क्रोध और भी बढ़ जाता है कि भले ही वह वास्तव में क्रोध के उद्दोलन के लिए उत्तरदायी हो या ना हो, लेकिन अगर पता चले कि हाँ फलाने ने आपको गाली दी है। अगर कोनो व्यक्ति आपसे चुगली कोई व्यक्ति जब करता है, तो कोनो व्यक्ति अगर मान लेते हैं आक्रामक व्यक्ति है, तो उससे अगर चुगली करो किसी व्यक्ति, फलाने तुम्हें गरियावत रे भैया, अच्छा का गरियाई ना भाई, चलो ये अरे इतनी गंदी गाली दी थी, अच्छा ठीक है रुको मिलते हैं बताते हैं उनको। अब तुरंत वहीं पर वो भी गाली वाली देने लगेगा जो रहेगा, अगर आक्रामक होगा तो आक्रामकता उसके अंदर खुद ही आ जाएगी। तीसरी चीज़ क्या होती है, अगली चीज़ क्या होती है आपकी और भी, टेलीविज़न एवं आक्रामकता। टेलीविज़न देख करके लोग भी आक्रामक, यानी कि आप देखेंगे कि एक मिर्ज़ापुर जो है वेब सीरीज आई थी, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज या फिर रक्तांचल या फिर इसी प्रकार से, ठीक है, एक शुक्ला की आई थी कोई करके जो है यहाँ की है गोरखपुर की, जो है क्या बोलते हैं उसको, गुंडई टाइप की थी, तो श्री प्रकाश शुक्ला। तो ये अलग अलग प्रकार के रंगबाज, तो रंगबाज वगैरह जो ये सब आई थी, उसमें क्या होता है गुंडई खूब धाड़ धड़कते से, या जो चलचित्र है टीवी में पिक्चर मूवीज़ वगैरह आती है, जैसे कि इस समय मूवी चल रही KGF 2, आप देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा एक्शन दिखा दिया गया कि अकेले एक व्यक्ति है। अब देखिए उसमें जो है एक गन होती है, उससे गोली वोली चला करके उसके अंदर क्या करता है कि उससे सिगरेट जलाता है। तो ये सब लोग देख कर कहीं ना कहीं पे उनका मन भी करता है कि हम भी ऐसे करें, तो ये भी होता है कहीं ना कहीं पे आक्रामक होने का टेलीविज़न के माध्यम से, ओके। और भी अगला है क्या कि कुंठा, यानी कि जब क्या होता है कि व्यक्ति लक्ष्य से वंचित हो जाता है, तब उसके वो कुंठा का अनुभव करता है, यानी कि आप जो चाह रहे हो जब आपको नहीं मिलता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। और काम की आपूर्ति पर भी क्रोध उत्पन्न होता है, आपकी कोई कार्य करने जा रहे हो आप और वो कार्य नहीं होता, तो जब उसकी आपूर्ति हो जाती है, नहीं कर पाते हो आप, कोई कार्य करने जा रहे हो, तो उसमें क्या होता है आपको क्रोध आता है, ठीक। और पाँचवीं चीज़ क्या है और अगली चीज़ क्या है आपका कि मादक पदार्थ का अगर आप सेवन करते हैं लगातार,
तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर क्रोध आता है। जैसे कि आप शराब पी लेंगे तो आक्रामक हो जाएँगे, आप गाली-वाली देंगे जो, या फिर आप थोड़ी-सी अगर गांजा फूँक लें तो आक्रामक हो जाएँगे। या इसी प्रकार से अन्य चीज़ें, ओके? तो ये आक्रामकता के कुछ कारण थे। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है भाई? अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, पूर्वाग्रह क्या है? इसे कम करने के उपाय बताइए। तो पूर्वाग्रह के बारे में हमने बता भी दिया था कि क्या है पूर्वाग्रह, तो आपको पता होगा पूर्वाग्रह क्या है। अब कम करने के उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको सुनिएगा। पूर्वाग्रह कम करने के उपाय को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से इसको जानने का प्रयास करेंगे। पूर्वाग्रह माने क्या होता है कि पहले से किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी विचार के बारे में अगर पहले से कोई आपने जो है बना लिया है मन कि हाँ यही होगा, तो वही आपकी पूर्वाग्रह होती। कम करने के उपाय, पूर्वाग्रह कम करने के उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा बड़े ध्यान से। तो पूर्वाग्रह कम करने का पहला उपाय क्या है आपका? पहला उपाय यही है कि जो है अंतर समूह संपर्क आपका हो, यानी कि एक व्यक्ति हैं अल्पार्ट। अल्पार्ट महोदय कहते हैं कि सबसे पहले समाज मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था कि पूर्वाग्रही व्यक्ति पर जो है पूर्वाग्रह के लक्ष्य व्यक्ति के बीच उचित संपर्क द्वारा पूर्वाग्रह को कम करने की विधि पर बल डाला है। मतलब कि जैसे कि कहने का मतलब ये अंतर समूह संपर्क माने कि अगर आप उस व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो उसके बारे में आप गलत धारणा नहीं बनाएँगे। तो ये पूर्वाग्रह नहीं हो, तो ये रोका जा सकता है, कम करने का पहला उपाय। दूसरा उपाय क्या होता है? शिक्षा। शिक्षा अगर आपको अच्छे तरीके से उसके बारे में दी जाए, तो पूर्वाग्रह कम करने के लिए समाज मनोवैज्ञानिक ने उचित शिक्षा देने की सिफ़ारिश दी है। तो इन लोगों का मानना है कि शिक्षा औपचारिक या अनौपचारिक दोनों ही ढंग से दी जानी चाहिए। तो अनौपचारिक शिक्षा आप देखते हैं माता-पिता के द्वारा, परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा दी जाती है, पड़ोस के द्वारा दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे के बारे में किसी के बारे में अगर बताया जाता है कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, तो उसके बारे में धारणा बन जाती है कि अच्छी है, किसी के बारे में बताया जाता है बुरा है तो बुरा है, तो ये चीज़ें होती है। तो ये पूर्वाग्रह से बचाया जा सकता है। तीसरा, पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार अगर जो करता है उस पर रोक लगाई जाए, तो ये होता है पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार किया जाए। पूर्वाग्रह जो बनाए जाते हैं लोग उसके विरोध में प्रचार किया जाए, या पूर्वाग्रह जो अनुरूप प्रचार होते हैं उन पर रोक लगाई जाए, और जो पूर्वाग्रह के विरोध में प्रचार है उनको बढ़ावा दिया जाए। तो इससे भी क्या होगा कि पूर्वाग्रह रोका जा सकता है। वहीं असंगत भूमिका जो है, यानी कि असंगत भूमिका कैसे? यानी कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना ये है कि जब तक व्यक्ति को ऐसी भूमिका करने के लिए कहा जाता है जो उसे पूर्वाग्रह से मेल-जोल ना खा कर के उसके ठीक विपरीत होता है, तो कुछ समय तक ऐसी भूमिका के बाद व्यक्ति की मनोवृत्ति बदल जाती है और उसके पूर्वाग्रह में कमी आ जाती है। जैसे कि मान लेते हैं, यदि उच्च जाति के एक ऐसे व्यक्ति को जो हरिजनों के प्रति पूर्वाग्रही है, कल्याण मंत्री या मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो कुछ ही समय के बाद में क्या होता है कि उस व्यक्ति की मनोवृत्ति हरिजनों के प्रति बदल जाएगी और उसमें पूर्वाग्रह की मात्रा काफ़ी कम हो जाएगी। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि कल्याण मंत्री या मुख्यमंत्री होकर के उसके लिए भेदभाव करना गैर कानूनी होगा और एक जो है अशोभनीय कार्य भी माना जाएगा। तो हरिजनों के प्रति समानता व्यक्त करने के लिए वह अपनी नकारात्मक मनोवृत्ति बदल देगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जैसे कि जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वैसे मुसलमानों के प्रति आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ ये जो है क्या आतंकवादी तरीके से होते हैं, बहुत से लोगों ने। अब उसकी एक मिसाल दी किसने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। उन्होंने क्या किया? मिसाइल बना दिया, मिसाइल मैन के नाम से विख्यात है पूरी दुनिया में, भारत का मिसाइल मैन। अब देखो आप, तो एक उनके जैसे भी मुस्लिम हैं जो कितने आगे गए, भारत के राष्ट्रपति भी रहे, ठीक है? आप देखेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वो सिख थे, वो प्रधानमंत्री रहे देश के। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो है इंदिरा गांधी जो है महिलाओं के प्रति जो लोगों के अंदर एक प्रकार से पूर्वाग्रह था, उसमें महिला को प्रधानमंत्री बना दिया गया इंदिरा गांधी जी को। तो उन्होंने क्या-क्या करा, इमरजेंसी किसी के शासन काल में लगी, इंदिरा गांधी जी ने लगा दी। ये चीज़ें आप देखेंगे अलग-अलग तरीके से। तो पूर्वाग्रही व्यक्ति जो होते हैं, उनके कई उपाय, मतलब अगर किसी बड़ी पोस्ट पर किसी जिसके व्यक्ति के बारे में पूर्वाग्रही हैं, तो उनके बारे में अगर कोई अच्छी चीज़, तो ये आपका असंगत भूमिका मिलने से। पाँचवीं चीज़ क्या होती है? सामाजिक विधान कुछ अगर बना दिए जाए ऐसे कि पूर्वाग्रही ये चीज़ कर दे, तो ये सामाजिक विधान कर दे, सामाजिक कानून बना दिया जाए, समाज में चीज़ें, ठीक है? छठवीं चीज़ क्या कि अलगाव विरोधी नीति भी जो है कहीं न कहीं पे इसका रोक लगा सकती है। और सातवीं चीज़ क्या कि व्यक्तित्व परिवर्तन प्राविधियाँ भी कर दी जाए। ओके? ये निस्पन और स्मिथ कहते हैं कि जो है पूर्वाग्रह को कम करने के लिए एक संतुलित, परिपक्व एवं खुला विचार रखने वाले व्यक्तित्व का होना परम आवश्यक होता है, तो ये ज़रूरी है। ओके, तो ये इस प्रकार से चीज़ें हो गई आपकी पूर्वाग्रह के बारे में। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग फटाफट से।
पाँचवा प्रश्न है, अनुरूपता के से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषताएं बताइए। अनुरूपता क्या होती है, हमने आपको अनुरूपता के बारे में बताया था। अनुरूपता जो होती है, जब क्या होता है, एक व्यक्ति हैं क्रेच, क्रचफील्ड और जो है बेल्ची, ये तीनों मिलकर के अनुरूपता के बारे में कहते हैं कि अनुरूपता का सार है समूह दबावों के सामने झुक जाना। यानी जब क्या हो, आपका समूह जो है जैसा कर रहा है और आप उसके विपरीत कोई कार्य करने जा रहे हैं, लेकिन आपका समूह क्या कहता है कि आप ये कार्य नहीं कर सकते, ये समाज के खिलाफ है, ये समूह के नियम के खिलाफ है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो अगर आप वो कार्य नहीं करते हो उनके कहने से, तो वही क्या हो जाएगा, समूह दबाव की स्थिति हो जाएगी और समूह दबाव में आप वो कार्य नहीं करोगे। और जब ये आप कार्य नहीं करोगे तो क्या करोगे, समूह के द्वारा बताए गए कार्य को करोगे। और जब समूह के द्वारा बताए गए कार्य को करोगे तो वही क्या कहलाएगा, आपका वही आपका अनुरूपता कहलाएगा कि आपने उसी अनुरूप कार्य किया। तो ये बात हमने बार बार आपको बताई थी, आपके समझ में आ गई होंगी। अब इनकी विशेषताओं को आप सुनिएगा। अनुरूपता के जो है कई विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता आप सुनिएगा। पहली विशेषता इसकी ये है कि अनुरूपता की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें मानसिक संघर्ष या तनाव पाया जाता है। यह संघर्ष व्यक्ति के व्यक्तित्व, मतों एवं विचारों तथा समूह या समाज से उत्पन्न होने वाले दबावों के बीच होता है। उदाहरण के हिसाब से अगर आपको बताना चाहे कि एक विधवा जो नारी है, उसकी शादी करने की व्यक्तिगत इच्छा तथा इस तरह के विवाह के प्रति समाज के खौफनाक दृष्टिकोण के बीच में एक प्रकार का संघर्ष होता है, जिससे युवती तनावग्रस्त होती है जाती है और सोचती है कि उसे शादी कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सामाजिक मूल्यों की कदर करते हुए शादी नहीं करनी चाहिए। तमाम प्रकार के मन में धारणा आती है। तो अगर वो शादी कर लेती है तो जो है अनुरूपता नहीं हुई, प्रतिरूपता हो गई। अगर वो शादी कर नहीं करती है तो सामाजिक अनुरूपता हो गई, यानी अनुरूपता हो गई, ये हो गई। दूसरी विशेषता क्या होती है आपकी, दूसरी अनुरूपता की दूसरी विशेषता होती है कि व्यक्ति जहाँ व्यक्ति यहाँ समूह दबावों कि समूह दबावों के कारण अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं एवं मनोवृत्तियों का त्याग कर उनके उसके सामने घुटने टेक देता है। समूह दबाव जो है वास्तविक या प्रकट भी हो सकता है तथा काल्पनिक या अप्रकट भी हो सकता है। वास्तविक या प्रकट समूह दबाव में व्यक्ति को समूह की ओर अनुरूपता में नहीं दिखाने पर दंडित भी किए जाने की धमकी भी मिलती है, परंतु काल्पनिक या अप्रकट दबाव समूह में व्यक्ति को किसी कारण से ऐसा विश्वास हो जाता है कि अनुरूपता नहीं दिखलाने पर उसे दंडित किया जा सकता है। तो हालांकि समूह की ओर से ऐसा कुछ स्पष्ट संकेत नहीं होता है। समूह में ऐसा कहता है कि हाँ, एक लड़का एक लड़की शादी से पहले जो है एक साथ नहीं इधर उधर रह सकते, या फिर तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो लिविंग रिलेशनशिप आजकल या ट्रेंड में आजकल शहरों में देखने को मिल रही है। तो वो समाज के लिए अवेलेबल नहीं है। जो है गांव के समाज के लिए, भारतीय समाज में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन आप जनजातीय समूहों में देखेंगे तो पहले से पुरानी प्राचीन परंपरा में ऐसा था कि हाँ, पहले से जो है एक परिवीक्षण विवाह होता है कि पहले से जो है परिवीक्षा विवाह। तो परिवीक्षा विवाह में होता क्या है कि समाजशास्त्र में हम लोग पढ़ाते हैं। परिवीक्षा विवाह में क्या होता है कि पहले से 1 महीने शादी से पहले जो है लड़का लड़की साथ में रहते हैं, उसके बारे में जानते सुनते हैं कि हाँ, क्या क्या मैटर है, एक दूसरे को समझ लिया, उसके बाद में फिर शादी करते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो परिवीक्षा पहले ये आपका होता। तो ये विशेषताएं थी कुछ अनुरूपता की जो हमने आपको बता दी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, रूढ़ युक्तियों के स्वरूप एवं जो है प्रकार की विवेचना कीजिए। रूढ़ युक्तियों के स्वभाव, रूढ़ युक्तियों के स्वरूप, रूढ़ युक्तियों के स्वरूप और जो है प्रकार की विवेचना कीजिए। तो रूढ़ युक्तियाँ क्या हैं भाई, एक व्यक्ति है रेबिन। रेबिन कहते हैं, वैसे रूढ़ियों की बात की जाए तो व्यक्ति के सामाजिक जीवन में रूढ़ियों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और समाज मनोवैज्ञानिक में बात की जाए तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, लिपमैन महोदय ने किया था। और उनके अनुसार रूढ़ियों से तात्पर्य मन पर जो बने विचार हैं व जो अभिवृत्तियाँ हैं उनके चित्रों से होता है। और इसका जो है कहीं ना कहीं पे समर्थन अनेक मनोवैज्ञानिकों ने भी किया है। एक व्यक्ति है रेबिन। रेबिन कहते हैं कि रूढ़ियाँ व्यक्ति के किसी जो है समूह के बारे में पूर्व निर्धारित विचार होती हैं और यह एक छवि है जो कि प्रायः बहुत ही साधारण एवं कठोर होती है। और बार बार आवृत्तियाँ जो होती अभिवृत्तियाँ सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, पूर्वाग्रह, प्रचार और सामाजिक परिवर्तन बनती हैं, लेकिन हमेशा नहीं। ये बात किसने बताई, रेबिन ने। जबकि जहोदा एक व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि रूढ़ियाँ एक समूह के लोगों के प्रति पूर्व कल्पित मतों का संकेत करती है। यानी पहले से जो मत है जो कि कल्पना के आधार पर बनाए गए थे। हमने हम बता रहे थे कि आपके में डाल नहीं छाजता, ये रूढ़ी एक बहुत दिनों से चली आ रही है कि हाँ, हमारे खानदान में ये नहीं होता है, तो नहीं होता तो नहीं होता, नहीं होगा आगे चल करके। ये रूढ़ियाँ है, इसका कोई वैज्ञानिक या फिर कोई तार्किक तथ्य नहीं है कि ये आपके नहीं होता, क्यों नहीं होता है।
ये हुआ था वो मर गए थे, अरे यार उनको कोई बीमारी रही होगी मर गए थे, या फिर कुछ और रहा होगा मर गए थे। अब ऐसा नहीं कि आप करोगे तो आप भी नहीं रहोगे, ऐसा कोई लिखा पढ़ाया नहीं है, या कोई वैज्ञानिक नहीं, या फिर कोई विश्लेषण नहीं किया है किसी ने कि हाँ ऐसा ही होगा। लेकिन लोग मानते हैं और उसी मानने में हाँ कहते हैं नहीं ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से वो होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ऐसा फलान धमक दुनिया भर का जो है ये सब होता है। तो वो सब कहीं न कहीं पे क्या है, यही सब रूढ़ियाँ होती हैं। एक व्यक्ति है चार्ल्स वर्ड, चार्ल्स वर्ड कहते हैं कि रूढ़ युक्तियाँ संवेगों से उत्पन्न होती हैं, ठीक? ये कई प्रकार की चीज़ें हैं। तो इसके स्वरूप की बात की जाए तो पहला स्वरूप इसका क्या है भाई? पहला स्वरूप इसका ये होता है कि रूढ़ युक्ति एक मानसिक एवं स्नाविक अवस्था होती है। दूसरी बात क्या कि ये है प्रतिक्रिया करने की एक तत्परता होती है। तीसरी क्या होती है कि यह एक मानवीय यानी कि जो रूढ़ युक्तियाँ होती हैं, ये मध्यवर्गीय संप्रत्यय होती हैं, यानी कि मध्य वर्ग में आप देखेंगे ज़्यादातर ये मिलेगी। चौथी बात क्या होती है, रूढ़ियाँ जो होती हैं परंपराओं पर चलती हैं, जिस प्रकार से परंपरा होती है उस हिसाब से रूढ़ियाँ बनती चली जाएंगी। पाँचवा, रूढ़ियाँ मतलब कि वो खत्म ही नहीं होंगी, उनको एक प्रकार समाज में अगर रूढ़ियों को खत्म करना है तो बहुत ज़्यादा जटिलता का सामना करना, मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है लोगों को। पाँचवा की रूढ़ युक्तियाँ अंधविश्वासों का एक क्या होती है, समुच्चय होती है पूरा का पूरा, यानी इकट्ठा रूप होती है अंधविश्वासों का। छठवीं चीज़ क्या होती है कि रूढ़ियाँ जो होती हैं या केवल अनुमानित होती हैं, वास्तविक नहीं होती हैं, वो क्या नहीं काल्पनिक होती। सातवीं मतलब अनुमान किया गया कि हाँ फलाने उसमें ऐसा गलत हो गया था ये चीज़, ओके। सातवां क्या है कि इसे एक कानून जैसी मान्यता प्राप्त होती है रूढ़ियों को, ओके, समाज में। आठवीं चीज़ क्या है कि यह अपेक्षाकृत अस्थायी होती हैं, भंग नहीं होती जल्दी। नवीं चीज़ क्या होती है, रूढ़ियों में तीव्रता होती है, लगातार ये रहती हैं। और दसवीं चीज़ क्या है कि इसमें प्रेरणात्मक गुण भी होते हैं। अर्थात क्या होता है प्रेरणात्मक गुण, मतलब क्या होता है इसमें जो है मोटिवेशनल टाइप का कुछ होता है, यानी मोटिवेशनल जो क्वालिटीज़ होती हैं वो विद्यमान होती हैं। ये हो गया रूढ़ियों के स्वरूप, यानी प्रकार की बात की है, रूढ़ियाँ कई प्रकार की होती है। जैसे कि पहले प्रकार की रूढ़ियों की बात की है तो भविष्य पर आधारित कुछ रूढ़ियाँ होती हैं, जैसे कि रूढ़ युक्तियाँ व्यक्ति के व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी करने में सक्षम होती हैं। जैसे खेती करने में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे अधिक अनुभव होता है, तो कहीं न कहीं पे ये भविष्यवाणी करने में भी सक्षम होती हैं। ये बात भी है रूढ़ युक्तियाँ। दूसरी रूढ़ युक्तियाँ किस प्रकार की होती है, छवि निर्माण पर आधारित होती है, यानी कि रूढ़ युक्तियाँ व्यक्ति की छवि बनाती हैं कि हाँ ये व्यक्ति इसी टाइप का है, इसी मनोवृत्ति का है। तीसरी बात ये होती है मनोवृत्ति, रूढ़िवादिता, ये सब कहीं न कहीं पे एक ही बात तरीके से होती है। और तीसरी इसकी जो है स्वरूप क्या होता है, इसका प्रकार क्या होता है, शिक्षण संस्थानों में रूढ़वादिता, यानी कि शिक्षण संस्थानों में रूढ़वादिता होती है, उसमें भी परंपरा का सहारा लिया जाता है। चौथी बात क्या होती है, मानव व्यवहार, यानी रूढ़िवादी युक्तियों की सहायता से ही दूसरे व्यक्तियों के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि फलाने व्यक्ति कैसा है, कि किस रूढ़ि को मान रहा है। पाँचवा इसकी जो प्रकार होता है प्रचार, यानी रूढ़ि युक्तियों के प्रचार से ही अधिकांश कार्य होते हैं और विज्ञापन रूढ़िवादिता पर ही आधारित होता है खास करके, तो ये चीज़ होती है। तो इस प्रकार से आपने समझा इन सभी चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न। छठवां देखिएगा आप, छठवां प्रश्न है कि प्रभावी संचार के अवरोधों की विवेचना कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपके समक्ष भाई? प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रभावी संचार के अवरोधों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रभावी अवरोधों की विवेचना को लेकर के कुछ जो है एक प्रकार से बाधाएं हैं संचार के अवरोधों को, माने क्या होता है बाधाएं, यानी कि जो उसको रोक रही हैं। तो पहली बाधा होती है कि सूचना में अस्पष्टता होती है, इसीलिए प्रभावी संचार नहीं हो पाता है, यानी फैल नहीं पाता है। दूसरी बात क्या होती है कि सूचना में अनजाने से उत्पन्न जो है कुछ विकृतियाँ आ जाती हैं, कुछ गलत चीज़ें आ जाती हैं, तो ये चीज़ होती है, ओके। तो इससे भी प्रचार जो है प्रभावी प्रचार नहीं हो पाता है। तीसरी चीज़ें ये होती है कि जैसे कि सूचना ग्रहणकर्ता की क्षमता की सीमा, यानी कि जो सूचना पा रहा है, यानी कि जो जैसे कि कभी-कभी प्रचार होता है ऐसा जटिल बना देता है कि जो उसको समझ ही नहीं पाती आम जनता। एक देखेंगे कि विकी कौशल और रश्मिका मंदाना, आप देखेंगे कि जो है इनका एक प्रचार आया था, जो है मैचों का या कुछ ऐसे जो है थोड़ा-सा उसका था प्रचार। उसमें आप देखेंगे तो उसमें लोगों ने उनका बहुत ज़्यादा आलोचना करी थी। तो ये चीज़ है। तो इसी प्रकार से आप हर चीज़ का प्रचार पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। हर चीज़ का प्रचार तो प्रभावी तभी होगा जब उसमें क्या होगा कि सूचना जो ग्रहण करने वाला उसकी क्षमता के हिसाब से सूचना दी जाए। चौथी बात क्या है कि भौतिक बाधाएँ भी कुछ होती हैं, जैसे कि भौतिक बाधाओं से भी क्या होता है संचार की प्रभावशीलता में कमी आती है। जैसे अनावश्यक अगर आवाज़ हो रही है, अत्यधिक दूरी है, अत्यधिक दृष्टि, ये तमाम सारी चीज़ें, ओके। पाँचवीं इसकी जो है एक प्रकार से क्या बाधा होती है कि संचार माध्यमों में गुणवत्ता की में अगर कमी है तो इससे भी हो जाता है, यानी कि
जो है आप देखेंगे गुणवत्ता अगर उसमें कमी है, दूरभाष या पत्राचार इन सभी का उपयोग सर्वाधिक होता है। और जब दूरभाष का उत्तम प्रबंध होता है तो संचार की प्रभावित काफ़ी अधिक दिखाई पड़ती है, तो ये चीज़ें होती हैं। छठवीं यानी एचडी क्वालिटी में हो तो ज़्यादा सही रहेगा। अगला है आपका कि संप्रेषक की जो है व्यक्तिगत बाधाएँ, यानी कि कभी-कभी क्या होता है कि स्वयं जो प्रचार करने वाला होता है कि या कभी-कभी आप देखिए प्रचार करने में भी दिक्कत होती है, लोग नहीं कर पाते, तो इसमें भी बाधाएँ होती हैं, प्रचार प्रभावी नहीं होता है। तो क्या होता है कि जो संप्रेषक होता है वो व्यक्तित्वशील गुण संचार के मृदु प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न करता हो जाती है। और इससे क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि वो अनावश्यक रूप से डरने का गुण उसके अंदर है, या फिर हिचकिचाहट है, भाषा सही तरीके से नहीं बोल पा रहा है, भाषा दोष है, बुद्धि में उसकी कमी है। तो तमाम प्रकार से क्या होता है कि प्रभाव जो संचार जो होता है प्रवाहित नहीं हो पाता, और प्रभावशीलता इन दोनों में जो है कमी आ जाती है और काफ़ी प्रभावित होता है इससे। तो ये चीज़ हो गई आपकी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, लिकर्ट की तीव्रता योग की मापन पद्धति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। लिकर्ट एक मनोवैज्ञानिक है और लिकर्ट महोदय ने कई चीज़ बताई है इसको लेकर के। लिकर्ट महोदय की तीव्रता योग मापन जो पद्धति है उसके बारे में अगर बताएं तो ये अभिवृत्ति मापन की एक मापनीय एक सरल अभिवृत्ति है। और ख़ास करके यह अभिवृत्ति एक व्यक्ति थे थर्स्टन, उसी थर्स्टन के जो उनकी मपनी थी अभिवृत्ति की मपनी, उससे कुछ थोड़ा सा अलग है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत मिलती जुलती भी है। तो लिकर्ट ने क्या किया कि अपनी अभिवृत्ति मपनी से जो है अंतर्राष्ट्रीयता तथा नीग्रो लोगों की अभिवृत्तियों का मापन किया। थर्स्टन की अभिवृत्ति मपनी की भांति ही इस अभिवृत्ति का मापन किया जा सकता है। लिकर्ट अभिवृत्ति मापनी बनाते समय सर्वप्रथम अधिक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक कथनों को एकत्र किया करते हैं, और प्रत्येक कथन के सामने 5-5 मतलब कि 5 बिंदु मापनी लगाई जाती है। और इन 5 बिंदु मपनी की सहायता से ही अभिवृत्तियों को 5 भिन्न-भिन्न मात्राओं में मापा जाता है। और वो 5 जो बिंदु हैं, पहला होता है आपका कौन-सा? पहला स्ट्रांगली एग्री, दूसरा क्या होता है एग्री, तीसरा क्या होता है अनडिसाइडेड, चौथा होता है आपका डिसएग्री यानी कि असहमत। स्ट्रांगली एग्री माने होता है कि बहुत ज़्यादा पूर्ण सहमत, एग्री माने तो सहमत, ठीक है। अनडिसाइडेड मतलब कि अभी डिसाइड नहीं कर पाए, डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या, चौथा क्या होता है आपका डिसएग्री यानी कि असहमत। और पाँचवा क्या होता है स्ट्रांगली डिसएग्री यानी कि बहुत ज़्यादा असहमत है। तो ये चीज़ होती थी, इस प्रकार से 5 चीज़ें। ये हो गया आपका। अब दीर्घवृत्तीय टाइप के प्रश्नों को आप एक बार देख लीजिएगा। अब मैं जो है आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। तो केवल 2 प्रश्न यहाँ से करने हैं। खंडशास्त्र के प्रश्नों को 500 शब्दों में इन प्रश्नों को लिखना है। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो कटौती मत करिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। बड़ी मेहनत पड़ती है एक वीडियो बनाने में, एक बात ध्यान रखिएगा। 7वां प्रश्न है कि समाज मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि समाज मनोविज्ञान एक विज्ञान है, यानी कि प्रकृति पूछ रहा है इससे समाज मनोविज्ञान की। तो ये प्रश्न जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट में आएगा। 100% ये प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेगा। मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, आप पेपर देकर के आइएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर नहीं आएगा तो। अगला प्रश्न आपके समक्ष 8वां नंबर प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण क्या है, इसके निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए, भी आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा 9वां नंबर प्रश्न है, समूह प्रभावशीलता से आप क्या समझते हैं। समूह प्रभावशीलता के निर्धारकों यानी कारकों की विवेचना कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला प्रश्न मनोवृत्ति के मापन में थर्स्टन की विधि का मूल्यांकन कीजिए, बढ़िया प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष 11वां नंबर की प्रयोगात्मक विधि के स्वरूप का वर्णन कीजिए तथा इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको बता दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, रोक करके वीडियो को ले लीजिएगा। चलिए, इसका भी ले लीजिए और इसका ले लीजिए। ओके, आगे अगर लेना चाहें तो इसका भी ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट। ओके, इन दोनों का ले लीजिए और आपको दिखा दूँ, इसका भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ओके, इसका भी ले लीजिए, इसका ले लीजिएगा, हो गया ना। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वैसे आपको बता दूं कि मनोविज्ञान के अलावा आप देखेंगे सैन्य विज्ञान का पेपर 2 अवेलेबल हो गया है, इसको आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का भी हमने डाल दिया, उसको भी देख लीजिएगा आप सभी लोग, और भी आप कहेंगे तो आप बता दिया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।